तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट जो शुरू की क्लास है उन्हें मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने शुरू वाली मिस कर दिया तो इसके क्वेश्चंस करना आपके लिए कठिन होगा। ठीक है, तो क्योंकि शुरू में मुझे सभी जो प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स की वो मुझे याद करानी है। अगर एक बार वो आपको याद हो गई तो शायद उसके बाद आप मुझे क्वेश्चन सभी कर पाओ। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाली एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो हैं जिनमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है और जो किसी और से मिलकर ना बने हो। शुरू में हम ये कह रहे हैं, हालांकि हम सभी को एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह रहे हैं और बाद में हम ट्रूली एलिमेंट्री या ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्हें कहेंगे जो कॉर्क से मिलकर भी ना बना हो। तो हम ये कह रहे हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स विच हैव नो इंटरनल स्ट्रक्चर कह लो, या विच आर नॉट फॉर्म्ड बाय अदर पार्टिकल्स। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन वाली एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब डिस्कवरी होती गई, पार्टिकल्स की का जो नंबर है वो बढ़ता, अल्टीमेटली बाद में फिर कहीं ना किसी पॉइंट पे आपको क्लासिफाई करना पड़ा। तो उसके लिए जो मॉडल दिया गया वो था स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टैंडर्ड मॉडल 1960s and 1970s a theory was the theory emerged that described all the known elementary particles except gravity। एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, एलिमेंट्री इंट्रैक्शंस, एलिमेंट्री इंट्रैक्शंस एक्सेप्ट ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। Gravitational interaction is too weak to play any significant role in ordinary particle processes। तो जो भी स्टैंडर्ड मॉडल दिया गया वो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थ्योरीज जो है वो डिकेड्स में डेवलप की गई। तो ये आप मान सकते हैं कि 20-30 ईयर्स लगे इसको डेवलप करने के लिए, और अल्टीमेटली स्टैंडर्ड मॉडल से हम क्लासिफाई कर पाए एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। और वो जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो टिल डेट भी सबसे बेटर क्लासिफिकेशन है, और उस वो जो थ्योरी है वो अभी तक भी जो है सभी को सेटिस्फाई कर रही है। अभी तक भी उस थ्योरी का कोई अल्टरनेट नहीं आया है। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंस 1978 standard model has met every experimental test। The classification of elementary particles is based on this model। इंट्रैक्शन इसके आगे क्या है, एलिमेंट्री इंट्रैक्शंस, हम ये कह रहे हैं ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन इज टू वीक, टी डबल ओ इज टू वीक। तो स्टैंडर्ड मॉडल से क्लासिफाई किया जो टिल डेट वैलिड है, और वो अगर हम और भी पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं तो वो भी बोसॉन्स एंड फर्मियोन्स ही है। तो अगर उसके अलावा भी पार्टिकल्स या थ्योरीज डेवलप होती हैं तो वो भी स्टैंडर्ड मॉडल के सराउंड ही चलती हैं, उसको वायलेट नहीं कर रही है। अब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बीच में रिलेशन लिख ले, क्योंकि हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल लिखेंगे।
before going into classification in detail, we will write the relation between particle and antiparticle. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी है. relation between particle and antiparticle. सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी है, जैसे मास आप लो या रेस्ट मास का. तो रेस्ट मास जो है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का सेम होता है. उसके बाद अगर हम बात करें स्पिन की, तो मान लो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है, पॉजिट्रॉन की स्पिन भी हाफ ही होगी, यानी कि यहाँ हम कह रहे हैं कि स्पिन विल बी सेम फॉर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल. अगर हम बात करें चार्ज की, या चलो मीन लाइफ की बात कर लेते हैं पहले. मीन लाइफ की, मीन लाइफ इन फ्री डीके, इन फ्री डीके. तो मान लो कोई पार्टिकल, जैसे मान लो न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन जो है जो डीके होता है, फ्री न्यूट्रॉन डीके इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो इन अबाउट 1000 सेकंड्स. तो उसकी लाइफ टाइम 1000 सेकंड के अबाउट है, या 15 मिनट्स कह सकते हैं. तो जो एंटी न्यूट्रॉन होगा उसकी लाइफ टाइम भी उतनी ही होगी जो न्यूट्रॉन को हम कह रहे हैं लाइफ टाइम इन फ्री डीके सेम. उसके बाद हम बात चार्ज की. आपको पता है कि जो चार्ज है, अगर पार्टिकल का मान लो कुछ है, यानी पार्टिकल का मान लो जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का -1 है, ई माइनस, तो उसके एंटी पार्टिकल प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन का प्लस हो जाएगा. अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, जैसे मान लो न्यूट्रॉन है, तो एंटी न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल रहेगा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चार्ज हो जाएगा ऑफ अपोजिट साइन बट सेम मैग्नीट्यूड. उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट कह लो या मैग्नेटिक मोमेंट. तो ये हमने सेल मॉडल में सिंगल प्रोटॉन एंड सिंगल न्यूट्रॉन की बात की थी. तो उसमें उस पार्टिकल में जो भी चार्ज होगा उसके करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो होगा, मतलब अपनी एक्सिस की चारों तरफ. तो किसी भी पार्टिकल में जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है. तो जो भी पार्टिकल का होगा, जैसे मान लो प्रोटॉन का प्लस है, तो एंटी प्रोटॉन का माइनस हो जाएगा, क्योंकि एंटी प्रोटॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे हम ये कहेंगे ऑफ अपोजिट साइन बट सेम मैग्नीट्यूड. उसके बाद ये हमें पता है कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल का अगर हम एनिलेशन करें या प्रोडक्शन करें या क्रिएशन करें, तो वो जो है इन पेयर्स होता है. उसके बाद हम बात करेंगे आइसोस्पिन की. तो वैसे तो स्पिन और आइसोस्पिन में डिफरेंस है, तो अब आइसोस्पिन क्या होता है उसको हम बाद में लिखेंगे यहाँ पे आज ही, लेकिन फिलहाल इस टेबल के लिए आइसोस्पिन एक वेक्टर क्वांटिटी है. आइसोस्पिन जिस तरह से एंगुलर मोमेंटम होता है उस तरह से आइसोस्पिन को हम इन्वॉल्व करते हैं. तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये जो है सेम रहेगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होती है. ठीक है, तो ये होगी सेम. तो हम कहेंगे फॉर पार्टिकल एंटी पार्टिकल आइसोस्पिन इज सेम. लेकिन इसका थर्ड कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट अगर हम करें, थर्ड कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, आइसोस्पिन को हम डिनोट करते हैं लेट्स से आई. थर्ड कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, जिसको हम लिख रहे हैं I3 और IZ. तो ये जितना भी हमारा पार्टिकल का आई होगा, तो थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा -I2 + I विद डिफरेंस ऑफ 1, यानी कि थर्ड कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. तो यहाँ लिखेंगे हम ऑफ अपोजिट साइन बट सेम मैग्नीट्यूड. तो अब कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे. हम ये प्रॉपर्टीज क्यों याद कर, क्योंकि जब हम टाइप ऑफ इंटरेक्शन को निकालने के लिए कंजर्वेशन लॉज फॉलो कराएंगे, तो अगर किसी रिएक्शन में एंटी पार्टिकल इन्वॉल्व, तो क्योंकि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज आपको याद है, तो एंटी पार्टिकल भी इस टेबल से अपने आप याद हो रही है. तो ये लिख रहा हूँ, तुम्हें बताना, हम आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. ठीक है, तो अब और प्रॉपर्टीज क्या है. इसके बाद है इंट्रिंसिक पैरिटी. तो पार्टिकल की पैरिटी भी होती है. तो जिस तरह से वेव फंक्शन की पैरिटी होती है, तो पार्टिकल भी एक सिस्टम है, उसका भी वेव फंक्शन होता है, और अल्टीमेटली उसके करस्पॉन्डिंग हम पैरिटी की बात कर रहे हैं. ये जो है एक तरह से क्वांटम प्रॉपर्टी है, और उसका क्लासिकल एनालॉग नहीं है. तो पैरिटी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज में हम पैरिटी भी करते हैं. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि अगर कोई पार्टिकल बोसोन है, कोई पार्टिकल बोसोन है, तो उसका जो एंटी पार्टिकल होगा, एंटी बोसोन होगा, उसकी उन दोनों की पोलैरिटी सेम होती है। तो हम कहेंगे सेम फॉर बोसोन्स एंड एंटी बोसोन्स। लेकिन अगर हम फर्मियोन की बात करें, तो अगर किसी फर्मी पार्टिकल की पोलैरिटी है कुछ, लेट्स से इवन पोलैरिटी है, तो उसके एंटी पार्टिकल की एंटी फर्मियोन की ऑड हो जाएगी। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अपोजिट फॉर फर्मियोन एंड एंटी फर्मियोन। किसकी क्या होती है उसको हम अभी बाद में याद करेंगे, किसकी इवन होती है किसकी ऑड होती है उसको हम बाद में याद करेंगे। फिलहाल हमने याद किया कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल में ये रिलेशन है। अब आगे है स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। स्ट्रेंजनेस नंबर कह सकते हो या स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। तो कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेंज होते हैं, स्ट्रेंजनेस की स्पेलिंग थोड़ा गलत है यहाँ पे, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। तो कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेंज होते हैं, पार्टिकल्स वो स्ट्रेंज होते हैं जिनका प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है और जिनका डीके वीक इंटरेक्शन होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम बाद में लिख लेंगे स्ट्रेंजेस के बारे में। अल्टीमेटली पार्टिकल एंटी बात करें तो जो भी स्ट्रेंज पार्टिकल है उसके साथ स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इन्वॉल्व होता है। तो किसी भी स्ट्रेंज पार्टिकल का एक स्ट्रेंजनेस नंबर होती है। अगर उसके एंटी पार्टिकल की बात करें तो जो भी स्ट्रेंजनेस उसके पार्टिकल का होगा, एंटी पार्टिकल की जो स्ट्रेंजनेस है वो पॉजिटिव जाएगी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसके बाद है लेप्टॉन नंबर और बैरियन नंबर। तो जो पार्टिकल्स लेप्टॉन्स होते हैं, तो हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जो पार्टिकल्स लेप्टॉन होते हैं उनका लेप्टॉन नंबर +1 होता है, तो उनके एंटी पार्टिकल का -1 होता है। तो उस यहाँ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सिमिलरली बैरियन नंबर, जो पार्टिकल्स बैरियंस होते हैं उनका बैरियन नंबर +1 होता है, उनके एंटी पार्टिकल्स का -1 होता है। तो यहाँ पे इनके लिए भी हम लिख रहे हैं ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, तो हमने पार्टिकल एंटी पार्टिकल में रिलेशन लिख लिया। अब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स की याद हो गई तो एंटी पार्टिकल्स की अपने आप इन रिलेशन से याद हो जाएंगी। तो अब जो क्लासिफिकेशन है वो हमने कहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ मास, इंटरेक्शन, लाइफ टाइम एंड स्पिन। तो इसको हम ब्रीफली लिखेंगे और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पिन है उसकी बात करेंगे। सेकंड स्लाइड ये है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नंबर 4, स्लाइड नंबर 4। यहाँ पे आप हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड on the basis of 4 properties। देखिए हम, आप लोग स्पीड मेंटेन नहीं कर रहे हो, हम बहुत तेज नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो है इस स्लाइड में हमने बहुत ज्यादा लिखा नहीं था, फिर भी आप जो है इसे लिख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक पैरिटी है और बाकी जो तीनों है वो तो उनके लिए तो मैं सेम बात देखी। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। नंबर 4, तो फोर्थ स्लाइड पे हमने लिखा कि आपके पास 4 प्रॉपर्टीज जिससे आप क्लासिफाई कर सकते हो। नंबर फर्स्ट इज मास। तो कुछ पार्टिकल्स आपके लाइट है, कुछ हैवी है, कुछ इंटरमीडिएट है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेप्टॉन्स हैं वो लाइटेस्ट पार्टिकल्स हैं। तो लेप्टॉन्स आर लाइटर देन मैसॉन्स। तो ये सबसे लाइट पार्टिकल है, ये मैसॉन्स से भी लाइट है। और ग्रीक में इसका मतलब है स्मॉल, लेप्टॉन का मतलब है स्मॉल, फाइन और थिन। अगर हम मैसॉन्स की बात करें तो मैसॉन्स हैव इंटरमीडिएट मास। दीज आर लाइटर देन मैसॉन्स, सॉरी हैवियर देन मैसॉन्स, तो यही हैवियर देन लेप्टॉन्स, हैवियर देन लेप्टॉन्स एंड लाइटर देन baryons।
उसके बाद baryons. Obviously baryons are heavier than mesons. और ग्रीक में कह सकते हो इसका मीनिंग है हैवी. नंबर सेकंड है इंट्रैक्शन. तो टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, तो ये हम जनरल बात कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे मेसॉन्स में भी कौन सा सबसे ज्यादा हैवी है, कौन सा लाइट है, बैरियन में सबसे, तो वो डिटेल हम बाद में करेंगे. अल्टीमेटली ओवरऑल हम देखना चाह रहे हैं तो इंट्रैक्शन में क्या है, जो आपका ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है वो पार्टिकल्स करते हैं जिन्हें मास है, पार्टिकल्स हैविंग मास. और इसका जो क्वांटा है या एक्सचेंज पार्टिकल जो है, इस इंट्रैक्शन का क्वांटा कह लो या एक्सचेंज पार्टिकल या इंटरमीडिएट पार्टिकल, वो ग्रेविटोन होता है. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन. तो यहाँ पे कौन से पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स. जिनमें भी चार्ज होगा उन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होगा. और इसका जो क्वांटा है या एक्सचेंज पार्टिकल है वो फोटोन है. नंबर थर्ड है वीक इंट्रैक्शन. वीक में इन जनरल लैप्टॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. ये हम जनरल बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लैप्टॉन को देखते ही आप जो वीक इंट्रैक्शन लगा दोगे, या स्ट्रॉन्ग में मतलब स्ट्रॉन्ग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. कंफर्मेशन तो हम जो कंजर्वेशन लॉज है उससे करेंगे. बट इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स. उसके बाद स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में जो है हेड्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. और हेड्रॉन्स क्या होते हैं, हेड्रॉन्स होते हैं मेसॉन्स एंड बैरियंस. तो हेड्रॉन्स जो है टुगेदर mesons and baryons are called hadrons. इनमें इंटरमीडिएट पार्टिकल क्या होंगे उसकी हम टेबल बनाएंगे. तो लैप्टॉन्स में के लिए मतलब वीक इंटरेक्शन के लिए जो इंटरमीडिएट पार्टिकल है और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होंगे उनको हम टेबल में लिखेंगे. यहाँ पे लिखेंगे तो आप कंफ्यूज होगे क्योंकि हमने अब तक पढ़े नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं. स्ट्रॉन्ग में हालांकि हम पहले कह चुके हैं कि पाई मेसॉन्स या जो मेसॉन्स होते हैं वो इंटरमीडिएट पार्टिकल होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. ये हो गया इंटरेक्शन. उसके बाद नंबर थर्ड है लाइफ टाइम इन फ्री डीके. तो इसको आप लिख लो. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें. अगर हमें लिख लिया हो तो लास्ट लाइन मैंने कहा कि जो हेड्रॉन्स हैं वो मेसॉन्स एंड बैरियंस आर टुगेदर कॉल्ड एज हेड्रॉन्स. तो मेसॉन्स और बैरियंस को दोनों को मिला के हेड्रॉन्स कहते हैं. तो अब नंबर थर्ड है लाइफ टाइम इन फ्री डीके. तो जिस तरह से न्यूक्लियाई डीके होता है रेडियो एक्टिविटी में, सिमिलरली पार्टिकल्स भी कुछ आपके स्टेबल हैं, कुछ इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी रखते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अनस्टेबल है. तो उनकी लाइफ टाइम पार्टिकल्स की भी होती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबल पार्टिकल कौन से हैं. स्टेबल पार्टिकल्स वो हैं जिनकी लाइफ टाइम, हम लाइफ टाइम कह सकते हैं, हम इसमें हाफ लाइफ भी कह सकते हैं. तो जिनकी लाइफ टाइम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो इनफाइनाइट टाइम तक वैसे ही बने रहेंगे, किसी भी पार्टिकल में डीके नहीं होंगे. ठीक है. तो स्टेबल हो गए पार्टिकल्स. तो अब इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स स्टेबल हैं, तो हम यहाँ बल्कि यहाँ पे आप ये लिख लो कि दैट इज पार्टिकल्स नेवर डीके, जो कभी डीके नहीं होते हैं. अब कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, तो ये हैं दीज आर फोटोन, ग्रेविटोन, साथ में लैप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, क्योंकि हमने कहा पार्टिकल एंटी पार्टिकल की लाइफ टाइम सेम होगी, तो इलेक्ट्रॉन की है तो पॉजिट्रॉन की भी वही रहेगी. उसके बाद न्यूट्रिनो. तो न्यूट्रिनो आपके इलेक्ट्रॉन वाले हों, चाहे म्यू वाले हों और चाहे टॉ वाले हों, सभी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो स्टेबल होते हैं. और साथ में प्रोटॉन. तो प्रोटॉन एक हैवी पार्टिकल है, बैरियन है, लेकिन ये भी इनफाइनाइट लाइफ टाइम रखता है. तो प्रोटॉन हमने क्या कहा था, मैंने आपसे बताया था कि फ्री प्रोटॉन विल नेवर डीके इनटू एनी पार्टिकल, क्योंकि फ्री प्रोटॉन की जो लाइफ टाइम है वो इनफाइनाइट है. ठीक है. लेकिन जो हमने कहा था बीटा डीके में, तो बीटा डीके में प्रोटॉन फ्री नहीं है. बीटा डीके में एक न्यूक्लियाई दूसरे में चेंज हो रहा है, तो उससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है, बट इनसाइड न्यूक्लियाई, इन दैट केस प्रोटॉन इज नॉट फ्री. तो यहाँ पे ये वाले पार्टिकल्स हैं जिनकी लाइफ टाइम इनफाइनाइट होगी. उसके बाद हम बात करेंगे मेटास्टेबल. तो मेटास्टेबल का मतलब
जिनकी लाइफ टाइम ग्रेटर देन 10⁻⁻20 सेकेंड्स है। अब एग्जैक्टली कितनी है लाइफ टाइम उसको मैं आगे याद कराऊंगा, क्योंकि आपको हर एक पार्टिकल की लाइफ टाइम ऑलमोस्ट याद करनी है। क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको लाइफ टाइम एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली याद करनी है। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे ओवरऑल देख रहे हैं। तो मैटर टेबल में ज्यादातर पार्टिकल्स की लाइफ टाइम 10⁻⁻20 सेकंड से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स फॉल इन दिस कैटेगरी। अब तो ये जो लाइफ टाइम उसको बाद में याद करेंगे। उसके बाद है रेजोनेंस पार्टिकल्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। प्रोटॉन के साथ साथ आप एंटी प्रोटॉन भी लिख लो। एंटी प्रोटॉन भी ऑब्वियसली एंटी प्रोटॉन भी आएगा। तो प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन दोनों ही अनस्टेबल, दोनों ही स्टेबल होंगे। तो प्रोटॉन के साथ साथ एंटी प्रोटॉन भी लिख लो। ठीक है, उसके बाद रेजोनेंस पार्टिकल्स। तो रेजोनेंस पार्टिकल्स वो होंगे जो हाईली अनस्टेबल है। इनकी जो लाइफ टाइम होगी वो बहुत कम होगी। तो लाइफ टाइम हम कह सकते हैं लेस देन 10⁻⁻22 सेकेंड्स। अगर नहीं, अगर अगर न्यूट्रॉन बनेगा तो वो, अगर न्यूट्रॉन बन रहा है तो बन गया, अब वो फ्री न्यूट्रॉन है। पर जितनी भी उसकी लाइफ टाइम होगी वो उतनी देर के बाद डीके हो जाएगा इनटू इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन। या किसी से रिएक्शन कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन अगर फ्री है और कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो अल्टीमेटली न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में चेंज जाएगा, या कोई भी अदर पार्टिकल इनके अलावा। उसके बाद नंबर 4 है स्पिन। सबसे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल वही है जो मैंने ऊपर लिखे हैं, जिनकी लाइफ टाइम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। इसके बाद है स्पिन। तो स्पिन में हमने कहा कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू बोसॉन्स जिनकी स्पिन है, जिनकी है इंटीजर स्पिन, और साथ में फर्मियंस जिनकी है हाफ ऑड इंटीजर स्पिन। तो ये वाला क्लासिफिकेशन बेस्ट है। तो अभी हम इसी क्लासिफिकेशन को करेंगे और अल्टीमेटली जो स्पिन्स है वो पार्टिकल्स की याद करेंगे कि किस पार्टिकल कितनी है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो जो हमने कल लिखा था उसको आज फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज याद करनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो आप यहाँ पे लिख लो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। तो सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया, लिखा बोसॉन्स, फर्मियंस। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने इसलिए कहा था कि आप इसको रिवाइज करके आओ और उसको बार बार रिवाइज करो। तो बोसॉन्स वो हैं जिनकी इंटीजर स्पिन है, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। फर्मियंस वो हैं जिनकी हाफ और इंटीजर स्पिन है, वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो बोसॉन्स में है सबसे पहले फोटोन जिसका सिंबल गामा है, ग्रेविटोन, उसके बाद मेसॉन्स। मेसॉन्स में हो गए पाई मेसॉन्स। पाई mesons are of three types: pi plus, pi minus, pi naught. Then k mesons. K mesons are of four types: k plus, k minus, k naught, and k naught bar. Then we have eta meson. Eta है eta naught, और जैसे कि मैंने कहा कि बाद में एक पार्टिकल और डिस्कवर हो गया तो आप उसमें ईटा प्राइम भी लिख सकते हो, वो इससे अलग पार्टिकल। हालांकि इसको मैं टेबल में इन्वॉल्व नहीं कर रखा है, लेकिन ये बाद में लिखेंगे तो इसलिए मैंने अभी लिख दिया कि अल्टीमेटली आपको ध्यान है कि ईटा एक और है। तो ये हो गया।
तो यहाँ पे पार्टिकल एंटी पार्टिकल की बात करें तो पाई प्लस एक पार्टिकल है, उसका एंटी पार्टिकल पाई माइनस है, के प्लस का एंटी पार्टिकल के माइनस है, के नॉट का एंटी पार्टिकल के नॉट बार है। देखिए जिनकी भी वीडियो ऑन है वो ऑफ कर लें, मतलब मुझे तो डिस्टर्बेंस नहीं होती है, पर कुछ लोगों के सामने वो वीडियो पॉपअप होती रहती है तो उससे डिस्टर्बेंस होती है। तो जिनकी वीडियो ऑन है यहाँ पे मैं जानबूझ के सबका नाम नहीं लेता हूँ, तो आप अपने आप ऑफ कर लें, ठीक है। और यहाँ पे हमें मॉनिटर भी नहीं करना कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप जो है कहीं और बैठे हो। अल्टीमेटली आप सीरियस हो तो आप पढ़ रहे हो, कि नहीं होगे तो वो आपका जो है फॉल्ट होगा और आपका उसमें लॉस होगा। तो आप यहाँ पे सीरियसली सुनो और वीडियो ऑफ कर लो। इसमें जो अनीता जी हैं उनकी ऑफ है, वो ऑफ कर लें, वो ऑन कर लें, वो ऑफ कर लें, उनकी ऑन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ईटा पार्टिकल है ये भी एक मेसॉन है, और जो ईटा प्राइम है या ईटा डैश है वो भी एक मेसॉन है। तो वैसे तो हम ये कहेंगे और भी पार्टिकल्स इनके अलावा और भी मेसॉन्स है, यहाँ पे हम सबको नहीं लिख रहे हैं, कुछ रेजोनेंस पार्टिकल्स हमको बाद में लिखने। फिलहाल यहाँ पे मैंने ईटा प्राइम लिख दिया, लेकिन हम बार बार ईटा नॉट की बात करेंगे, ईटा प्राइम की या ईटा ईटा डैश की नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि इनके अलावा पार्टिकल्स हम उन सबकी डिटेल नहीं लिख रहे हैं, ये एग्जाम में आपके ईटा प्राइम की रिएक्शन में नहीं आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे आप नोट कर लो जो मैंने कल भी कराया था कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनके एंटी पार्टिकल खुद हैं। तो हमने कहा कि फोटोन, ग्रेविटोन, पाई नॉट, ईटा नॉट, और आप ईटा प्राइम भी कह सकते हो, आर देयर एंटी पार्टिकल्स देमसेल्व्स। यानी कि इनके एंटी पार्टिकल्स को आपको बार के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। आप फोटोन का एंटी पार्टिकल फोटोन ही लिख लो, फोटोन बार मत लिखो, क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज सेम है, उसकी नई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। तो अल्टीमेटली हम उसको वही लिख लेंगे, उसके एंटी पार्टिकल को, ठीक है। लेकिन पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस है, के प्लस का के माइनस है, के नॉट का के नॉट बार। अब हम बात करें फर्मियोन्स की। तो फर्मियोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू लेप्टॉन्स एंड baryons. Leptons can be classified into three types or three generations: electron और उसका न्यूट्रिनो, म्यू माइनस एंड इट्स न्यूट्रिनो, डॉ माइनस एंड इट्स न्यूट्रिनो। ये हो गए पार्टिकल्स, इनके एंटी पार्टिकल हो गए ई प्लस और उसका एंटी न्यूट्रिनो, म्यू प्लस एंड इट्स एंटी न्यूट्रिनो, डॉ प्लस एंड इट्स एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि भाई जो न्यूट्रिनो है उनके एंटी पार्टिकल वो खुद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हेलिसिटी, जिसको हम बाद में करेंगे। तो हेलिसिटी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की डिफरेंट होती है, इसीलिए हम न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल इटसेल्फ नहीं लिख सकते, उसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो होगा जिसकी हेलिसिटी डिफरेंट होगी। या हम कहते हैं कि हेलिसिटी न्यूट्रिनो की -1 होती है, एंटी न्यूट्रिनो +1 होती है। तो हेलिसिटी पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ी ही नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उनमें एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो डिफरेंट होती है, इसीलिए हमें बाहर से डिनोट करना पड़ रहा है एंटी पार्टिकल को, ना कि इटसेल्फ लिख रहे हैं। और जहां तक इलेक्ट्रॉन म्यू माइनस और डॉ माइनस की बात है तो उसके एंटी पार्टिकल का चार्ज अपोजिट हो जाएगा, इसीलिए उनका चार्ज ही हो गया विद प्लस साइन। उसके बाद बैरियॉन्स। Baryons can be classified into nucleons and hyperons. Nucleons can be classified into proton and neutron। तो जो भी न्यूक्लियाई के इनसाइड डिसाइड करते हैं वो न्यूक्लियंस हो गए। तो प्रोटॉन हो गया, आप पी प्लस कह सकते हो, और दूसरा हो गया न्यूट्रॉन या एन नॉट। उनके एंटी पार्टिकल हो गए पी बार और एन बार। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन नंबर +1, जो एंटी इलेक्ट्रॉन्स उनका इलेक्ट्रॉन नंबर -1। सिमिलरली जो बैरियॉन्स हैं उनका बैरियन नंबर +1, और जो उनके एंटी पार्टिकल है उनका बैरियन नंबर -1, और जो बैरियन नहीं है उनका बैरियन नंबर 0। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन नहीं है उनका इलेक्ट्रॉन नंबर 0। उसके बाद हाइपरॉन्स। हाइपरॉन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैम्डा, और यहाँ पे हो गया लैम्डा नॉट और उसका एंटी पार्टिकल लैम्डा नॉट बार। हमने एंटी पार्टिकल को लैम्डा नॉट बार क्यों लिखा, इटसेल्फ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लैम्डा इज बैरियन जिसका बैरियन नंबर +1 है, तो उसके एंटी पार्टिकल का -1 होना चाहिए बैरियन नंबर। अगर हमने इटसेल्फ लिख दिया होता तो उसका बैरियन नंबर तो +1 ही रहता। इसीलिए हमने कहा कि इसका एंटी पार्टिकल का बैरियन नंबर -1 होना चाहिए, जो कि हमने रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंटी पार्टिकल लिखा था। इसीलिए इस केस में बैरियन नंबर -1 करने के लिए उसको बार से डिनोट किया कि दैट द एंटी पार्टिकल ऑफ लैम्डा नॉट विल बी लैम्डा नॉट बार, जिसका बैरियन नंबर -1 होगा। लेकिन ऐसा हमने पाई नॉट के लिए नहीं किया, क्योंकि मेसॉन नंबर नहीं होता है, किसी पार्टिकल का मेसॉन नंबर नहीं होता है। क्वांटम नंबर केवल लेप्टॉन नंबर और बैरियन नंबर होते हैं। अगर मेसॉन नंबर भी होता तो हम पाई नॉट बार लगा देते, बट वी डू नॉट हैव मेसॉन नंबर। यानी कि हमारी जो थ्योरी है वो केवल इन्हीं क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन हो जाती है, इसलिए मेसॉन नंबर को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे है सिग्मा। सिग्मा कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, और साथ में उनके एंटी पार्टिकल्स। तो उनके एंटी पार्टिकल्स हो गए सिग्मा प्लस का बार, सिग्मा माइनस का बार और सिग्मा नॉट का बार। सिग्मा प्लस का बार का मतलब उसका चार्ज जो है -1 होगा, सिग्मा माइनस के बार का मतलब उसका चार्ज +1 होगा। और जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी बैरियन उनका बैरियन नंबर +1, और जो नीचे लिखे हैं आपने बार के साथ उसका बैरियन नंबर -1। बाकी प्रॉपर्टीज सब डिफर हो जाएंगी जो हमने पार्टिकल एंटी पार्टिकल की टेबल में लिखी है।
उसके बाद साई पार्टिकल्स। तो ये आपके पास होते हैं माइनस वाले और न्यूट्रल। तो इनके एंटी पार्टिकल हो गए माइनस का बार और नॉट का बार। और लास्ट में ओमेगा, ये हो गया ओमेगा माइनस और उसका एंटी पार्टिकल उसका बार। तो अब हमने ये याद कर लिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज याद करनी है, जैसे कि इनका रेस्ट मास कितना होता है सबका अलग अलग, इनकी स्पिन कितनी होती है, इन सबका लेप्टॉन नंबर, इन सबका बैरो नंबर, स्टेनलेस नंबर, आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट, हाइपर चार्ज, लाइफ टाइम, पैरिटी, एक्सेट्रा। अब हमें उन सबको याद करना है, और मैं फिर से कह रहा हूँ याद करना है, और याद करे बिना आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। ठीक है, तो अब वो याद कराने का काम मेरा है, और आप केवल समझो कि कैसे याद करेंगे, और वो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कठिन है। ठीक है, तो अब एक बार आपने ये समझ लिया हो, उसे लिख लिया हो, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को मैं इस क्लासिफिकेशन को मैं बार बार दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे याद करना है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये टेबल याद करनी है, ये पूरी टेबल याद करनी है, ऐसे मानिए। ठीक है, तो मैं बारी बारी से आपको कॉलम, जो डिफरेंट कॉलम्स हैं उन्हें याद कराऊंगा। तो फर्स्ट कॉलम में पार्टिकल्स लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, थर्ड कॉलम में उनके एंटी पार्टिकल्स के सिंबल लिखे हुए हैं। ये सभी पार्टिकल्स हमने उससे इससे पहले वाली स्लाइड में जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें किए थे। तो पहले कॉलम में ग्रेविटॉन, फोटोन, उसके बाद लेप्टॉन्स हैं, वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल, उसके बाद मेसॉन्स लिखे हुए हैं, और लास्ट में बैरियॉन्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या याद करें, कोई भी एक आसान वाला कॉलम याद करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको याद कराऊंगा सबसे पहले स्पिन। सबसे पहले स्पिन वाला कॉलम याद कराना। और मैं चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये बड़ी वाली टेबल है जिसमें सभी कॉलम्स इन्वॉल्व हैं, उसको मैंने अपलोड कराने के लिए कहा था, तो क्या वो हो गया अपलोड? और एक चीज और है आपके लिए, हो गया है। ठीक है, आप लोग फिलहाल इस वाले स्क्रीन का, इस वाले जो स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल, क्योंकि क्या है कि मैं इस कॉलम को लिखने के लिए आपको टाइम अगर दूंगा तो समझो आधा घंटा इसको लिखने में लग जाएगा। तो वो अपलोड भी हो गया है, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और अब मैं बारी बारी से इस कॉलम को याद कराऊंगा। ठीक है, तो जब आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, या अपने अपने जो राइटिंग में उसे अपनी नोट्स में लिख लेना। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब मुझे इसमें सबसे पहले कौन सा कॉलम कराना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पिन को इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि व्हाट आर द स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हर एक कॉलम में यहाँ पे सब चीज याद करनी है, एक भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसको याद नहीं करना, या जिसको याद करे बिना काम चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे फोकस रखो, इसे याद करना ही है, आगे चलना है। तो सबसे पहले स्पिन, स्पिन कैसे याद करें? तो जब मैंने कह दिया आपसे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू बोसॉन्स एंड फर्मियंस, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा बोसॉन्स यहाँ पे हैं, फर्मियंस यहाँ पे हैं। अब बोसॉन्स में भी क्या होते हैं? फोटोन, ग्रेविटॉन और मैसॉन्स। कैसे याद करेंगे? बोसॉन्स की जो स्पिन होती है वो इंटीजर होती है, यानी 0 1 2 3 एक्सेट्रा। कैसे याद करेंगे? फोटोन की स्पिन 1, ग्रेविटॉन की 2, और बाकी सभी मैसॉन्स की जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके अलावा भी मैसॉन्स हैं, उनकी बात नहीं चल रही, जो यहाँ लिखे हैं उनकी बात हो रही है। तो फोटोन की 1, ग्रेविटॉन की 2, बाकी सभी मैसॉन्स की 0, इंक्लूडिंग पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हमने इस टेबल में नोट कर रखी है। तो यहाँ हो गया फोटोन की 1, ग्रेविटॉन की 2, और जितने भी मैसॉन्स हैं इन सबकी 0। तो आपको बोसॉन्स की स्पिन याद हो गई। ठीक है, फोटोन की 1 है, ग्रेविटॉन की 2 है, और जितने भी मैसॉन्स हैं इंक्लूडिंग पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स, वो सबकी 0। देखिए, अब वॉइस अगर ब्रेक हो रही है तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हो सकता है कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो। ठीक, तो आगे चलते हैं। मतलब अब क्या प्रॉब्लम है कि हमारे मतलब इंडिया में बहुत उस तरह की का नेट नहीं है जो आपका यूएस में या उसमें है, यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, तो उसमें अब बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो नेट की प्रॉब्लम है, ना कि मेरी तरफ से शायद। तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो अब फर्मियोन की बात करें। ठीक, तो बाकी सबको शायद आवाज क्लियर आ रही है, तो कुछ लोगों को जहाँ पे आवाज कट रही है या कम आ रही है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब फर्मियोन्स, फर्मियोन्स में हमने कहा लेप्टॉन्स और बैरियॉन्स। फिर हमने कहा कि जो बैरियॉन्स हैं वो हो गए न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स। फिर हमने कहा हाइपरॉन्स हो गए लैम्डा, सिग्मा, साई एंड ओमेगा। तो अब यहाँ पे देखो, जो मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए, जो ओमेगा माइनस और उनके एंटी पार्टिकल हैं,
केवल इसकी स्पिन, पहली बात तो मैं बता दूं, फर्मियोन्स की स्पिन हाफ इंटीजर है, तो केवल ओमेगा माइनस और उसके एंटी पार्टिकल की स्पिन 3/2 है, बाकी सबकी हाफ है, इंक्लूडिंग पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जितने पार्टिकल्स अब यहाँ पे हैं एक्सेप्ट ओमेगा माइनस, उन सब की स्पिन हाफ है। तो आपको याद हो गया स्पिन। तो अगर आप अपने टेबल में देखो जो मैंने कॉलम में बनाया है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की हाफ, सभी बैरियॉन्स की हाफ, एक्सेप्ट ओमेगा माइनस। एक्सेप्ट ओमेगा माइनस, यहाँ पे 3/2 है। ठीक है, तो आपको स्पिन शायद याद होगी। केवल कैसे याद हुई है, कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये पार्टिकल बोसॉन है कि फर्मियोन है, और फिर वो अपने आप याद हो जाएगी। तो अगर ये हो गया तो आगे चलें। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या याद करना है, तो अब नेक्स्ट है आपका, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेप्टॉन नंबर। लेप्टॉन नंबर याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स बहुत कम है, तो आपके पास फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाले पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो फर्स्ट जनरेशन में जो आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो है, म्यू माइनस और उसका न्यूट्रिनो है, टॉ माइनस और उसका न्यूट्रिनो है, और उनके एंटी पार्टिकल्स हो गए ई प्लस एंटी न्यूट्रिनो, म्यू प्लस एंटी न्यूट्रिनो एंड टॉ प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन नंबर +1, जो आपके एंटी इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटी पार्टिकल्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन नंबर -1, और जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उनका इलेक्ट्रॉन नंबर 0। ऑल अदर पार्टिकल्स हैव इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल टू 0। हमने इलेक्ट्रॉन नंबर क्यों याद किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एक रिएक्शन में कंजर्व होनी ही चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं हुआ तो रिएक्शन विल बी फॉरबिडन, रिएक्शन विल बी वायलेटेड। जिस तरह से टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज एक्सेट्रा कंजर्व होती है, उस तरह से इलेक्ट्रॉन नंबर भी हर रिएक्शन में कंजर्व होता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन नंबर सभी पार्टिकल्स के याद रखे, क्योंकि इनके अलावा जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है नहीं, उनका इलेक्ट्रॉन नंबर 0। तो इलेक्ट्रॉन नंबर आपको याद हो गया। अब हम आगे चलते हैं, और इसमें भी मैं आपको बता दूं एक चीज और इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जनरेशन वाले इलेक्ट्रॉन नंबर सेपरेटली कंजर्व करने हैं, सेकंड वाले सेपरेटली कंजर्व करने हैं, थर्ड वाले सेपरेटली कंजर्व करने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, जिसको हम लिख रहे हैं लेट से L से, टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर जिसको हम लिख रहे हैं L, टॉनिक नहीं बल्कि पहले म्योनिक लिख लो, म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर देन टॉनिक इलेक्ट्रॉन, म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर एंड देन टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर। All these 3 electron numbers are conserved separately। अगर किसी रिएक्शन में केवल एक ही जनरेशन के इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, आपने दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इलेक्ट्रॉन नंबर ऐड किए, अगर वो दोनों तरफ बराबर है तो इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व किया। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा जनरेशन के इलेक्ट्रॉन है तो उनको कैसे कंजर्व करोगे। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, लेट से म्यू माइनस ई माइनस, साथ में एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में न्यूट्रिनो ऑफ म्यू। अगर इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करना हो, और इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर इज एडिटिव प्रॉपर्टी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का इलेक्ट्रॉन नंबर ऐड कर दो, अगर दोनों तरफ बराबर है तो इलेक्ट्रॉन कंजर्व। तो इस वाली रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि इसमें 2 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करोगे तो म्योनिक वाले को 0 कहोगे, म्योनिक वाले को इलेक्ट्रॉन वाले में इन्वॉल्व नहीं करोगे। तो व्हेन यू आर कंजर्विंग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर देन अदर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड नॉट बी कंसीडर्ड, उनको 0 लिखोगे, केवल इलेक्ट्रॉनिक वाले की बात करोगे। तो यहाँ पे ई माइनस का हो गया +1, उसके एंटी न्यूट्रिनो हो गया -1। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि चेंज या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज 0, इट मींस इलेक्ट्रॉन नंबर इज कंजर्व्ड। उसके बाद अगर हम बात करें म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर की, तो जब आप म्योनिक करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाले को 0 करोगे, केवल म्योनिक को फोकस करोगे। हमने इसका मतलब क्या कहा, दैट ऑल द 3 जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर्स शुड बी कंजर्व्ड सेपरेटली। तो यहाँ पे म्योनिक वाले के लिए आपने लिख दिया +1, तो उसका जो एंटी पार्टिकल जो राइट साइड में है, जो राइट साइड में उसका न्यूट्रॉन है, उसका भी +1 होना चाहिए, जिससे कि म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हो जाए। तो दोनों तरफ बना गया। तो इस तरह से आप कंजर्व करोगे। अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे चलें। अब हम बात करेंगे आगे बैरियन नंबर। ठीक है, आगे चलें अगर आपने लिख लिया हो तो। अभी हम बहुत सारे रिएक्शंस करेंगे बाद में कंजर्वेशन लॉस के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे L को लिखा है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, L को लिखा है म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, L को लिखा है टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर।
ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल चलते हैं। अब हमें करना है बैरियन नंबर। तो बैरियन नंबर केवल बैरियंस का होगा। बैरियंस आपने क्लासिफाई किए न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में भी हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके एंटी पार्टिकल्स एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन। उसके बाद अगर हाइपरॉन्स की बात करें तो आपने कहा लैम्डा, लैम्डा हो गया लैम्डा नॉट, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन। यहाँ पे लैम्डा नॉट इसका एंटी पार्टिकल हो गया, लैम्डा नॉट का बार, यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, तो इनके एंटी पार्टिकल ये हो गए। उसके बाद साई, ये हो गया माइनस एंड नॉट, इनके एंटी पार्टिकल्स इनके बार हो गए। लास्ट में ओमेगा, जो कि है ओमेगा माइनस और उनके एंटी पार्टिकल ओमेगा माइनस बार। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि जो भी बैरियंस हैं जो आपके ऊपर वाले रो में है, उनका बैरियन नंबर हो जाएगा, बैरियन नंबर को हम कैपिटल बी से डिनोट कर सकते हैं, तो बैरियन नंबर बी इज इक्वल टू +1। और जो एंटी पार्टिकल्स हैं उनका बैरियन नंबर उनका अपोजिट विद सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन -1। और जो पार्टिकल बैरियन नहीं है उनका बैरियन नंबर 0। ऑल अदर पार्टिकल्स हैव बैरियन नंबर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली बैरियन नंबर भी आपको याद हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाले पार्टिकल बैरियन है, तो उनका बैरियन नंबर +1, उनका एंटी पार्टिकल का -1 एंड बाकी सबका जो नहीं है बैरियन उनका 0। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप अल्फा डी के कर रहे थे, लेट से जिसमें किसी कोई न्यूक्लिया इन्वॉल्व है, अगर किसी रिएक्शन में कोई न्यूक्लिया इन्वॉल्व है तो उसमें बैरियन नंबर कैसे कंसिडर करोगे? तो हमारे पास मान लो रिएक्शन एक्स ई है, यहाँ पे लेट एक्स एक्स केवल एक्स लिख लो, एक्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, यहाँ पे हो गया a-4, यहाँ पे z-2 और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लिखिए। तो जिसको हम मास नंबर कंजर्वेशन कह रहे थे वो एक तरह से बैरियन नंबर कंजर्वेशन है, क्योंकि जो आपके बैरियंस हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर आल्सो बैरियंस, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। इन रिएक्शन में जो ए है मास नंबर उतने ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप बैरियन नंबर कंजर्व कर रहे हो तो इसमें जितना भी मास नंबर है उतने ही बैरियन है, ए बैरियंस है, क्योंकि एक्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स आर ए, एंड इनडायरेक्टली यू कैन से दैट मास नंबर कैन बी रिटन एज बैरियन नंबर। तो बैरियन नंबर यहाँ पे ए है, यहाँ पे a-4 है, यहाँ पे 4 है। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ऑन बोथ साइड्स बैरियन नंबर इज इक्वल एंड देयरफॉर बैरियन नंबर इज कंजर्व्ड। सो मास नंबर कंजर्वेशन इज सेम एज बैरियन नंबर कंजर्वेशन इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। लेकिन किसी रिएक्शन में अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी बैरियन है, जैसे यहाँ पे लैम्डा है, सिग्मा है, ओमेगा है, तो उसको भी ऐड कर लोगे बैरियन नंबर में, ठीक है। अल्टीमेटली आपको बैरियन नंबर कंजर्व करना आ गया अगर किसी भी रिएक्शन में न्यूक्लिया इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे अगर हमें चार्ज कंजर्व करना हो, चार्ज को अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज हमने ऑलरेडी हर एक पार्टिकल के साथ लिख रखे हैं, तो चार्ज हमें बार बार याद हो रहे हैं। लेकिन चार्ज कंजर्व करें तो चार्ज कंजर्व करने का मतलब यही है कि जैसे कि आप एटॉमिक नंबर कंजर्व कर रहे हो, तो एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन इज सेम एज चार्ज कंजर्वेशन। तो यहाँ पे Z चार्ज है, यहाँ पे Z-2 चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है। अल्टीमेटली चार्ज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल एंड देयरफॉर चार्ज इज कंजर्व्ड। ये हो गया आपका बैरियन नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है स्ट्रेंजनेस नंबर, स्ट्रेंजनेस नंबर, ठीक है। तो अब तक हमने क्या कर लिया? अगर मैं आपको ये वाली स्लाइड दिखाऊं तो यहाँ पे हमने अब तक स्पिन वाला कॉलम कर लिया है, बैरियन नंबर वाला कर लिया है। बैरियन नंबर वाले कॉलम में पी को हम पार्टिकल लिख रहे हैं, पी बार को हम एंटी पार्टिकल लिख रहे हैं। तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल यानी कि बैरियन नंबर केवल बैरियंस के लिए है +1 एंड -1, इलेक्ट्रॉन नंबर केवल इलेक्ट्रॉन्स के लिए है +1 एंड -1। अभी तक हमने ये 3 कॉलम किए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो हम कर रहे हैं स्ट्रेंजनेस नंबर। तो स्ट्रेंजनेस नंबर आपको इस वाली स्लाइड में नहीं दिख रहा है, इससे पहली वाली स्लाइड में देखें तो स्ट्रेंजनेस नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो अब हम इस वाले कॉलम को याद करना चाहेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट है स्ट्रेंजनेस नंबर, यानी कि कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेंज होते हैं, उनके साथ स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर हमने इन्वॉल्व कर दिया। तो अब हमारा हेडिंग आप लिखो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। सबसे पहली बात तो है स्ट्रेंज पार्टिकल्स। आप पहले स्ट्रेंज पार्टिकल्स, तो स्ट्रेंज पार्टिकल्स कौन से होंगे, इनकी रिएक्शंस हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। रिएक्शंस पे अभी मत जाओ, क्योंकि अभी हमने कंजर्वेशन लॉ किए हैं, तो उसके बाद रिएक्शंस पे आएंगे। तो अभी हम प्रॉपर्टीज याद कर रहे हैं। तो स्ट्रेंज पार्टिकल्स कौन से होते हैं? स्ट्रेंज पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड via strong interaction and decay
वाया वीक इंटरेक्शन। ऑब्वियसली इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस सभी स्ट्रेंज पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं और वीक इंटरेक्शन से डीके होते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉ से हम देख लेंगे कौन सा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहते हैं। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी किसी और पार्टिकल की नहीं होती है। ठीक है, अब कौन से स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे के मेसॉन्स एंड हाइपरॉन्स आर स्ट्रेंज पार्टिकल्स। केवल के मेसॉन्स, मतलब मेसॉन्स में भी के मेसॉन्स और सभी हाइपरॉन्स, ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि मेसॉन्स में पाई मेसॉन होते हैं, के मेसॉन होते हैं और ईटा मेसॉन होते हैं। तो इसमें केवल के मेसॉन्स स्ट्रेंज पार्टिकल। तो अब हम के मेसॉन्स को लिख लेते हैं के प्लस, के माइनस, के नॉट बार, और इनमें स्ट्रेंजनेस कितनी होती है वो लिख लेते हैं। तो के प्लस की स्ट्रेंजनेस है +1, तो उसके एंटी पार्टिकल की -1, के नॉट की +1, तो उसके एंटी पार्टिकल की -1। तो आपने के मेसॉन्स की स्ट्रेंजनेस याद कर ली। अब हम बात करेंगे हाइपरॉन्स की। तो हमने कहा था कि जो हमारे बैरियॉन्स हैं उनको आप क्लासिफाई कर सकते हो न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स में। कहने का मतलब यह है न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं है, केवल हाइपरॉन्स है। अब हाइपरॉन्स में कौन से वाले हैं, तो जो लैम्डा है ये हाइपरॉन है, उसका एंटी पार्टिकल ये हो गया। ठीक है, तो अभी मैं केवल अभी एक मिनट यहाँ पे आप गैप छोड़ो, क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्रेंजनेस लिखनी है, उसके बाद एंटी पार्टिकल्स की बात करें। तो लैम्डा हो गया, उसके बाद सिग्मा, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, यहाँ पे हम इनकी स्ट्रेंजनेस लिखेंगे। उसके बाद साई एंड लास्टली ओमेगा। तो इसकी स्ट्रेंजनेस देखो कैसे होगी, -1। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो पार्टिकल स्ट्रेंज है उसकी स्ट्रेंजनेस +1, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो बैरियन और इलेक्ट्रॉन नंबर में है। तो यहाँ पे हमें याद करना है, तो के प्लस, के माइनस की और के नॉट बार की तो +1 -1 ही होगी। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो इनमें सभी की स्ट्रेंजनेस नेगेटिव है। लैम्डा नॉट की -1, इन तीनों की -1, इन दोनों की -2 और इसकी -3। तो इनके जो एंटी पार्टिकल हैं इनके बाद, उनकी हो जाएगी विद सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, क्योंकि हम पार्टिकल एंटी पार्टिकल का रिलेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंजनेस हो गई +1 +1 +1 +1 +2 +2 एंड +3। तो ये हमने स्ट्रेंजनेस याद कर लिया। सभी हाइपरॉन्स की नेगेटिव है और उसको याद करने की कोशिश करो, लैम्डा नॉट की और सिग्मा की -1। जो आपके साई हैं जो केवल 2 हैं, तो 2 ही पार्टिकल हैं और उनके लिए साथ में हमने 2 इन्वॉल्व कर दिया -2। और जो आपका ओमेगा है उसकी स्पिन भी 3/2 थी, उसमें 3 इन्वॉल्व हो गया स्पिन में भी, और उसकी स्ट्रेननेस भी -3 है। तो 3 वाला फैक्टर ओमेगा के साथ है, स्पिन के लिए भी 3/2 और स्ट्रेननेस के लिए भी -3, याद रखने के लिए। ठीक है, स्ट्रेननेस अगर याद हो गई हो और अगर आपने लिख लिया हो तो यहाँ पे आप लिख दें, आप यहाँ पे चैट में लिख। अब हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी करनी है पैरिटी। पैरिटी ऑफ द पार्टिकल्स इवन या ऑड होगी, और वो भी हमें याद करना है क्योंकि हमने कहा कि पैरिटी कंजर्वेशन लॉ भी होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा ये वाला कॉलम है पैरिटी वाला, अब हमें ये कॉलम याद करना है पैरिटी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, यहाँ पहले तो आप हेडिंग डालो पैरिटी। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो लैप्टॉन्स के लिए नहीं है, क्योंकि लैप्टॉन्स वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं। तो जो कंजर्वेशन लॉज वीक में गवर्न नहीं है, वो वाली प्रॉपर्टीज लैप्टॉन्स के लिए नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटॉन केवल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में होता है, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन वीक इंटरेक्शन से भी वीक होता है, वो सबसे ज्यादा वीक होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज, तो हम यहाँ पे कहेंगे पैरिटी इज नॉट फॉर weakly interacting particles, leptons, and also parity is not for graviton. ठीक है, लेकिन फोटोन की होगी, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में गवर्न होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में पैरिटी कंजर्व होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था कि पैरिटी जो है, अब मैं बात करता हूँ पैरिटी फॉर मेसॉन्स, ठीक है, या बोसॉन्स की बात करें तो फॉर बोसॉन्स पैरिटी इज सेम फॉर बोसॉन्स एंड एंटी बोसॉन्स। ये हम पहले लिख चुके हैं पार्टिकल एंटी पार्टिकल के रिलेशन में।
तो पैरिटी सेम फॉर बोसॉन्स एंड एंटी बोसॉन्स। अब पैरिटी कितनी होती है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं पैरिटी इज ऑड फॉर बोसॉन्स एंड एंटी बोसॉन्स, तो दोनों के लिए पैरिटी ऑड होती है। ठीक है, अब बोसॉन्स में क्या हो गया, बोसॉन में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, अब इसमें भी हम ये कह चुके हैं कि ग्रेविटॉन के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम बोसॉन्स की बात करें तो बोसॉन में पार्टिकल कौन कौन से आ गए, फोटोन एंड मैसॉन्स इंक्लूडिंग देयर एंटी पार्टिकल्स। तो सभी फोटोन और सभी मैसॉन्स की पैरिटी ऑड होगी, और ग्रेविटॉन के लिए नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा ग्रेविटॉन जो है का जो इंट्रैक्शन है वो और भी वीक है, उसमें पैरिटी कंजर्व नहीं होती। अब हम बात करें फॉर फर्मियॉन्स, तो यहां पे हो गया पैरिटी इज अपोजिट फॉर फर्मियॉन्स एंड एंटी फर्मियॉन्स। अब क्या होती है, तो ये लिख लो पैरिटी इज, और यहाँ पे हम ऊपर लिख चुके हैं कि लैप्टॉन्स के लिए नहीं होती है, क्योंकि लैप्टॉन्स ही फर्मियॉन्स है, तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं लैप्टॉन और ग्रेविटॉन के लिए नहीं होती है। तो हमने लिखा पैरिटी इज इवन फॉर फर्मियॉन्स विच इन दिस केस इज बैरियॉन्स, क्योंकि लैप्टॉन्स के लिए नहीं होती है, तो बैलेंस लिखा हमने, एंड ऑड फॉर एंटी फर्मियॉन्स, तो पैरिटी अपोजिट हो जाती है, तो ऑड फॉर एंटी फर्मियॉन्स, और इस केस में आप कह सकते हो एंटी बैरियॉन्स। तो ये हमने याद कर ली पैरिटी। ठीक है, तो अगर आप पहले इसे लिख लो, फिर मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ, टेबल में जो है किस तरह से लिखा हुआ है इवन एंड ऑड। और अब तक आपको याद हो गया होगा कि बैरियन कौन से पार्टिकल्स हैं, लैप्टॉन्स कौन से हैं, मैसॉन्स कौन से हैं। बैक स्लाइड ये है, के मैसॉन्स एंड हाइप्रॉन्स स्ट्रेंथ पार्टिकल्स, ये पैरिटीज हो गया। देखो पैरिटी के बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस टेबल में, उसको देखो। तो जो हमने याद किया वो कैसे लिखा हुआ है, ग्रेविटॉन में डैश लगा हुआ है, ग्रेविटॉन के लिए पैरिटी नहीं होती है, फोटोन के लिए ऑड होती है, ये लिखा हुआ आपके पास ऑड, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एंटी पार्टिकल्स, और यहाँ पे लैप्टॉन्स के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो लैप्टॉन्स के लिए पैरिटी नहीं होती है। तो वहां पे जो क्या लिखा हुआ है, फॉर एंटी पार्टिकल्स पैरिटी सेम, सेम फॉर बोसॉन्स एंड अपोजिट फॉर फर्मियॉन्स, ये लिखा हुआ है। उसके बाद मैसॉन्स के लिए ऑड, क्योंकि ये बोसॉन है, तो बोसॉन के लिए ऑड, एंटी बोसॉन के लिए भी ऑड, और बैरियॉन्स के लिए लिखा हुआ है इवन, बैरियॉन्स के लिए इवन, लेकिन उनके एंटी पार्टिकल का ऑड, जिसके बारे में ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पैरिटी, तो पैरिटी वाला कॉलम भी हो गया। अब हमें कौन सा कॉलम करना है, अब हम बात करते हैं, लेट से यहाँ पे रेस्ट मास की भी कर सकते हैं पहले, तो रेस्ट मास, तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे रेस्ट मास ही कर लेते हूँ। रेस्ट मास भी आपको अप्रोक्सीमेटली याद करना है, एग्जैक्टली नहीं, रेस्ट मास में अप्रोक्सीमेटली से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, और ये हमारा है रेस्ट मास। ठीक है, तो एक मिनट, हमने अब तक यहाँ तक किया, उसके बाद इस वाले कॉलम के बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, रेस्ट मास। तो रेस्ट मास को याद करने की कोशिश करो, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि रेस्ट मास को भी याद करना है, इसके बिना भी आपका काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली याद कर सकते हो, एक्जैक्टली याद ना भी करो तो भी कंजर्वेशन लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेविटॉन, उसका रेस्ट मास 0, फोटोन का रेस्ट मास 0, उसके बाद जितने भी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है उनका आप रेस्ट मास अप्रोक्सीमेटली 0 कह सकते हो। वो अलग बात है कि जो टॉ वाला है उसका रेस्ट मास थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और ये सभी रेस्ट मासेस एमईवी में है, या आप कह सकते हो एमईवी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, उनके इक्विवेलेंट एनर्जी एमईवी या एमईवी बाई सी स्क्वायर। तो जो आपके एंटी न्यूट्रिनो है या न्यूट्रिनो है, उनका रेस्ट मास भी अप्रोक्सीमेटली आप किसी भी रिएक्शन में 0 कह सकते हो। ठीक है, टॉ वाले का ऑल्दो थोड़ा सा ज्यादा है, वो 0 से काफी ज्यादा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास या पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास 0.511, ये हम पहले याद कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें म्यू की, तो म्यू माइनस और म्यू प्लस का, ये एक्चुअली म्यू प्लस है और म्यू माइनस, दोनों का रेस्ट मास हो गया 105। टॉ वाला काफी हैवी है, ये सबसे इस टेबल में सबसे ये हैवीएस्ट है। तो हमने क्या कहा था, एक्सेप्शन, इसे हम एक्सेप्शन कह सकते हैं। हमने कहा था इलेक्ट्रॉन्स और लाइटर पार्टिकल्स, तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स लाइटर है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन ये है कि जो टॉ है वो इलेक्ट्रॉन में होने के बावजूद हैवी है, तो दिस इज द एक्सेप्शन। ठीक है, तो हाईएस्ट है 1784 एमईवी अपॉन सी स्क्वायर। उसके अलावा जब हम पायोन्स की बात करें तो पाई प्लस पाई माइनस का रेस्ट मास अप्रोक्सीमेटली 140 एमईवी आप कह सकते हो, 140। पाई नॉट का है 135। तो जो पायोन्स हैं
वो मेसॉन्स में सबसे लाइटर पार्टिकल है, और उनमें भी पाई नॉट वाला 135 है, और पाई प्लस पाई माइनस दोनों पार्टिकल एंटी पार्टिकल, उनका रेस्पॉन्स एक्टली बराबर है 140। उसके बाद जो केओन्स है, केओन्स को आप याद कर सकते हो, केओन्स का अप्रोक्सीमेटली कितना है, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 500। तो मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली से काम आपका चल जाएगा। यहाँ पे के प्लस के माइनस वाले का 493 है, के नॉट बार वाले का 497 है, अप्रोक्सीमेटली 500 कह सकते हो। ईटा वाला सबसे ज्यादा हैवी है, आप कह सकते हो 550 या 549। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेस्ट मासेस मेसॉन्स के। मेसॉन्स वाले के जो मासेस हैं वो लेप्टॉन से ज्यादा होते हैं और बैरियन से कम होते हैं, एक्सेप्शन टॉ वाला है। अब हम बात करें बैरियंस की, तो बैरियन में जो सबसे लाइटर पार्टिकल प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के लिए हम कह सकते हैं 938.3, न्यूट्रॉन के लिए 939.6 अप्रोक्सीमेटली याद कर सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो आप एक्जेक्टली याद कर सकते हो। लेकिन अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा वाले को आप अप्रोक्सीमेटली 1100 कह सकते हो। वैसे तो 1115 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1100 कह सकते हो। जो सिग्मा है उन तीनों का डिफरेंट होता है, इसलिए हमने कहा था सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस पार्टिकल एंटी पार्टिकल नहीं है, क्योंकि उनका मासेस डिफरेंट है, तो उनके एंटी पार्टिकल्स को बाद से नोट किया। तो इनके मासेस को आप अप्रोक्सीमेटली 1200 कह सकते हो, ऑल दो 1200 से थोड़ा कम है, 1189, 1192, 1197 है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1200। उसके बाद दोनों जो साई है उनको आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1300, ऑल दो वो 1314 और 1321 है, तो अप्रोक्सीमेटली 1300। एंड लास्टली ओमेगा माइनस, उसको आप 1670 या 1650 इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको मास भी याद हो जाएगा, मतलब ये करना ही है। ठीक है, क्योंकि हमें एनर्जी कंजर्वेशन करनी होती है, एनर्जी में रेस्ट मासेस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये हो गया तो आगे चलें। नहीं, इस टेबल को अलग से नहीं बनाना, मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। टेबल तो जो आपकी जो पूरी टेबल है उसमें ये कॉलम है ही, उसको मैंने याद कराने की कोशिश करी है। उसमें मैंने कहा कि आपको अप्रोक्सीमेटली आप इसको अप्रोक्सीमेटली याद कर सकते हो, अलग से कॉपी पे लिख भी लिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो जिनका रह गया हो या जो जिन्हें लिखना हो ये और वो ना लिख पाए हो। वैसे तो जो पूरी बड़ी टेबल है उसमें ये कॉलम है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इन कॉलम में क्या बचा, अब यहाँ पे बचता है स्ट्रेंजनेस हो चुका, अब हाइपर चार्ज क्या है, स्ट्रेंजनेस तो हो चुका। ठीक है, अब यहाँ जो बाकी कॉलम है वो बच रहे हैं। हाइपर चार्ज क्या है, हाइपर चार्ज सिंपली बैरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस नंबर का सम है। तो जो भी पार्टिकल बैरियन है और जो पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल ना तो बैरियन है ना स्ट्रेंज है, तो उसका हाइपर चार्ज 0। तो कहने का मतलब यह है क्योंकि आपने सेपरेटली हर एक पार्टिकल का बैरियन नंबर, हर एक पार्टिकल का बैरियन नंबर याद कर लिया है और हर एक पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस याद कर लिया है, तो उन दोनों को बस ऐड करना है। तो आपको हाइपर चार्ज को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इन दोनों को याद करो, बैरियन नंबर स्ट्रेंजनेस नंबर को, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको हाइपर चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे, और लेप्टॉन्स के लिए यहाँ लिखा हुआ है नॉट फॉर वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल। तो लेप्टॉन्स के लिए, यहाँ लेप्टॉन्स है, लेप्टॉन्स के लिए ना तो स्ट्रेंजनेस है ना हाइपर चार्ज है। और आगे अब हम नई प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट। आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट भी लेप्टॉन्स के लिए नहीं है जो वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अब हमें कौन से कॉलम करने हैं, आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट याद करने हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट स्लाइड में करना है आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट आइसोस्पिन के लिख लें कि आइसोस्पिन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आइसोस्पिन को आप इन जनरल आई से या टी से डिनोट कर सकते हो, और ये है ओनली फॉर हेड्रॉन्स, या आप कह सकते हो मेसॉन्स एंड बैरियंस। ठीक है, तो ये क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपके हेड्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, और जो आइसोस्पिन है वो इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को थियोरेटिकली समझाना था। और आइसोस्पिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन में नहीं होती है, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन तो सबसे वीक इंटरेक्शन है। तो हम केवल इन तीन की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक। आइसोस्पिन केवल स्ट्रॉन्ग में कंजर्व होता है, और इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट इसके बारे में लिख लेते हैं, वो ये है कि हेड्रॉन्स विथ
सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज का मतलब आप कह सकते हो मास, स्पिन, स्ट्रेंजनेस नंबर, या कह सकते हो बैरियन नंबर, एटसेट्रा। तो ऐसे हेड्रॉन्स जिनमें ये वाली प्रॉपर्टीज सेम हो, और मास के लिए हम बात करें कि मास के लिए हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। मास के लिए एग्जैक्टली ना हो के ऑलमोस्ट, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। पाई प्लस पाई माइनस और पाई नॉट, इसमें पाई नॉट का मास स्लाइटली स्लाइटली पाई प्लस पाई माइनस से कम है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो अगर मैं फिर से बात करूं मास की, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट का मास ऑलमोस्ट तीनों का 1200 है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट 940 है या 938 39 है। ठीक है, तो मास के केस में ऑलमोस्ट सेम और बाकी में एग्जैक्टली सेम, यानी बैरियन नंबर, स्ट्रेननेस नंबर, स्पिन एग्जैक्टली सेम। तो ऐसे हेड्रॉन्स जिनमें ये प्रॉपर्टीज सेम हो या सिमिलर हो बट इन डिफरेंट चार्ज स्टेट्स, बट इन डिफरेंट चार्ज स्टेट्स, यानी कि हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का बैरियन नंबर 1 है, दोनों बैरियन है, दोनों की स्पिन हाफ है, दोनों की स्ट्रेननेस 0 है क्योंकि स्ट्रेन वो स्ट्रेन पार्टिकल्स नहीं है। तो इन सब प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इन दोनों का जो चार्ज स्टेट है वो डिफरेंट है। प्रोटॉन का चार्ज +1 है लेकिन न्यूट्रॉन का 0 है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि ये जो है एक मल्टीप्लेट बनाते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या बना रहे हैं, डबलेट बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स डबलेट बनाएंगे, कुछ पार्टिकल्स सिंगलेट बनाएंगे, कुछ पार्टिकल्स ट्रिपलेट बनाएंगे, एटसेट्रा। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, बट इन डिफरेंट चार्ज स्टेट्स आर grouped are grouped in the form of isospin multiplets, and each multiplet is assigned an isospin I such that 2i plus 1 is equal to n, where n is number of charge states. तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप ऐसे हेड्रॉन्स का एक ग्रुप बना लोगे और उस ग्रुप को, या उसको कह रहे हैं मल्टीप्लेट, तो उन सबका ग्रुप्स बना लो और वो मल्टीप्लेट्स में आपने बना दिया। दैट ग्रुप और दैट मल्टीप्लेट कैन बी सिंगलेट हैविंग ओनली 1 पार्टिकल, कैन बी डबलेट हैविंग 2 पार्टिकल्स, कैन बी ट्रिपलेट हैविंग 3 पार्टिकल्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, n इज इक्वल टू 1 फॉर सिंगलेट। अगर आपके पास एक ही पार्टिकल है तो n के लिए 1 हो गया, n की वैल्यू 1 होगी सिंगलेट के लिए, n की वैल्यू 2 होगी फॉर डबलेट। डबलेट की एग्जांपल क्या होगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो उसके लिए n की वैल्यू 2 हो गई। और n की वैल्यू 3 होगी फॉर ट्रिपलेट, उसकी एग्जांपल जैसे कि पाई प्लस पाई माइनस पाई नॉट, जैसे कि सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट। तो ऐसे मल्टीप्लेट के लिए आप i की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। अगर आपके पास कोई डबलेट है, मान लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो उसके लिए 2i plus 1 will be equal to 2 for doublet, i will be equal to half। तो डबलेट के लिए i की वैल्यू हाफ हो जाएगी। सिंगलेट के लिए 2i plus 1 इक्वल टू, सिंगलेट कौन से, जैसे ईटा नॉट, लैम्डा नॉट, ये सिंगलेट है, तो उनके लिए 2i plus 1 इक्वल टू 1, i इक्वल टू 0। तो सिंगलेट के लिए आप कह सकते हो सिंगलेट के लिए i will be 0, डबलेट के लिए i will be half, एंड फॉर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट जैसे सिग्मा सिग्मा ट्रिपलेट का मतलब सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट, पाई प्लस पाई माइनस पाई नॉट, उनके लिए n की वैल्यू 3। तो 2i plus 1 इक्वल टू 3, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i will be 1। इस तरह से आप यहाँ पे i की वैल्यू किसी मल्टीप्लेट के लिए निकाल सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये है, अब हम आगे लिखना चाह रहे हैं फॉर थर्ड कंपोनेंट। अभी हम आइसोस्पिन की वैल्यू सबके लिए याद करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बात और लिखनी है, वो ये है, हिजनबर्ग in 1932 first suggested that neutron and proton should be treated। तो सबसे पहले हिजनबर्ग ने ये प्रॉपर्टी केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन को दी थी, क्योंकि शुरू में न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही डिस्कवर हुए थे, और अगर हम किसी भी न्यूक्लियाई की बात करें तो उसमें भी केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूक्लियाई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से कनेक्टेड था, न्यूक्लियाई बहुत स्टेबल था, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कूलम रिपल्सन के बावजूद वो न्यूक्लियस नहीं टूट रहा था। तो फिर ये कहा गया कि न्यूक्लियस इज बाउंड बाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैरामीटर या एक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व करी, और उसको हिजनबर्ग ने कहा आइसोस्पिन। तो सबसे पहले आइसोस्पिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए दिया गया, उसके बाद और पार्टिकल्स के लिए दे दिया गया जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को कंजर्व करते हैं।
या जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स हाइड्रॉन्स हो गए। तो सभी हाइड्रॉन्स के लिए फिर बाद में आइसोस्पिन दे दिया गया। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले ये दिया था न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि दैट न्यूट्रॉन प्रोटॉन शुड बी ट्रीटेड एज डिफरेंट चार्ज स्टेट्स, एज डिफरेंट चार्ज स्टेट्स ऑफ वन पार्टिकल। तो इन्होंने इन दोनों को एक पार्टिकल कह दिया, द न्यूक्लियॉन। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि दोनों में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बराबर तरह से एक्ट कर रही है, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो इन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग पार्टिकल करना कहके कि कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन है। एज फार एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज कंसर्न, बोथ द पार्टिकल्स आर acting as one particle, similar particles, which they called nucleon. Hence, यहाँ पे लिखेंगे hence the name isospin और I spin. आइसो का मतलब सेम, ठीक है। तो इसका तो एक नई प्रॉपर्टी दे दी आइसोस्पिन। और ये मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आइसोस्पिन कैसे निकालेंगे, क्योंकि डबलेट की तरह है। तो 2i + 1 = 2, तो i = ½ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम थर्ड कंपोनेंट और लिख लें, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट हम आइसोस्पिन के साथ याद करेंगे, सेपरेटली नहीं करेंगे। तो हम थर्ड कंपोनेंट की बात और लिख लें, उसके बाद इनको याद करेंगे। तो थर्ड कंपोनेंट हम ये कहेंगे कि एन एनालॉजी विथ एंगुलर मोमेंटम, an analogy with angular momentum J and its components denoted by Jx, Jy and Jz. The corresponding components of isospin are usually referred as I1, I2, I3, या इसको भी आप कह सकते हो IX, IY, IZ। तो हमने यही कहा था कि I3 या IZ, यानी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन या जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वेयर I3 और IZ is third और जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। तो इसको आप लिख लो, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलना है। तो जब आप लिख लो तो आप बता देना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कैसे निकालोगे? तो हम ये कहेंगे कि फॉर ए मल्टीप्लेट विथ isospin I, the value of I3 is equal to -I to +I with difference of 1। तो आपको जो थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए वो कैसे निकलेगी? -I to +I। I will always be positive. I will be same for all the particles in the same multiplet, but the value of I3 will be different for all the particles of the same multiplet। तो I3 की वैल्यू आपको इस तरह से करना है। अब यहाँ पे उसके आगे हमें एक चीज और लिखनी है, isospin is named because its mathematical description is entirely analogous to ordinary spin और एंगुलर मोमेंटम। तो जो आप क्वांटम में एंगुलर मोमेंटम ट्रीटमेंट कराते हो, ठीक है, उसी तरह से हम आइसोस्पिन के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें लिख लो इन क्वांटम मैकेनिक्स, और लिख लो इन क्वांटम मैकेनिक्स। Its introduction simplifies the problem of strong interaction।
थर्ड कंपोनेंट आपने कहा -I2 + I। अब थर्ड कंपोनेंट एग्जैक्टली अगर निकालना हो, मान लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लो हमने कहा कि फॉर डबलेट, लेट्स से न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, 2I + 1 = 2, n की वैल्यू 2 हो गई, तो I की वैल्यू दोनों के लिए हाफ आ गई, ठीक है। और I3 की वैल्यू हो गई -½ एंड +½ तो क्वेश्चन ये है कि जो -½ है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में से किसको दें और +½ किसको दें, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एक फॉर्मूला है, तो पहले मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा, फिर मैं आपको विदाउट फॉर्मूला जो आपका शॉर्ट मेथड है उससे बताऊंगा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आपको दोनों की आइसोस्पिन तो हाफ है, लेकिन थर्ड कंपोनेंट किसको +½ दे किसको -½ दे, ठीक है। तो एक तो मेथड ये है कि I3, एक तो मेथड ये है विदाउट फॉर्मूला कि I3 अकॉर्डिंग टू चार्ज, अकॉर्डिंग टू चार्ज, इसका कोई लॉजिक नहीं है, अकॉर्डिंग टू चार्ज का कोई लॉजिक नहीं है, या आपको याद कराने के लिए आसान पड़ेगा आपका। तो हम क्या करेंगे, अगर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करें और मान लो कॉलम एक टेबल बना लें, और अगर आई की बात करें तो आई तो दोनों के लिए हाफ हो गया, लेकिन अगर थर्ड कंपोनेंट की बात करें, थर्ड कंपोनेंट किसको प्लस किसको माइनस दें, तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू चार्ज, जिसका चार्ज प्लस है उसको पहले प्लस वाला दे दो, बचे हुए को माइनस दे दो। अगर इनमें से कोई माइनस होता तो पहले माइनस वाले को माइनस दे दो, बचे को प्लस दे दो, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एक पॉजिटिव है पर दूसरा न्यूट्रल है। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर एक पॉजिटिव दूसरा न्यूट्रल है, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने अनम्यूट कर दिया सबको तो बीच में डिस्टर्बेंस 100% होगा, ठीक है, उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास के बाद पूछ लेना या साथ में चैट में पूछ सकते हैं। आप स्लाइड नंबर लिख लो, क्वेश्चन आप आराम से पूछना, और इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत जल्दी पूछना है आपको, जब आप 10 मिनट 15 मिनट जब भी जो भी लेनी है आप ले लेना। तो मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि अकॉर्डिंग टू चार्ज, तो मैंने कहा कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ याद कराने के लिए आपको। अब यहाँ पे -½ इसको दे दो। अब दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करो, फॉर्मूले से करो। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है जेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या कहता है, किसी भी पार्टिकल के लिए इसमें इट इज रिलेशन बिटवीन चार्ज Q, बैरियन नंबर B, स्ट्रेंजनेस नंबर S, एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I3 फॉर एनी पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला इन चारों में रिलेशन है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Q = I3 + B + S/2। तो किसी पार्टिकल के लिए अगर अब यहाँ पे अगर मान लो लेट्स से फॉर न्यूट्रॉन निकालना हो, फॉर न्यूट्रॉन निकालना है आपको, तो न्यूट्रॉन के लिए यहाँ पे आप फॉर्मूले में रख के देखो कि जो हमने ऊपर लिखा है -½ वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए हमने चार्ज के रखा 0, I3 हमें निकालना है, बैरियन नंबर इसका +1 है क्योंकि ये बैरियन होता है, स्ट्रेंजनेस इसकी नहीं है क्योंकि हमने कहा केवल हाइपरॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स है, न्यूक्लियॉन्स नहीं है, Y2। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो I3 की वैल्यू -½ आ जाएगी। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए कर सकते हो, प्रोटॉन की आपकी +½ आ जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन के लिए आप चार्ज की वैल्यू रखोगे +1, तो 1 - ½ आपका प्रोटॉन के लिए +½ आ जाएगा। इसी तरह से आप सभी पार्टिकल्स के लिए कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, अब यहाँ फोकस करना, मैंने आपको यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला क्यों बताया है, क्योंकि जब आपके पास एग्जाम में 4 रिएक्शन आएगी, एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, 4 रिएक्शन होगी, हर एक रिएक्शन में कम से कम 4 पार्टिकल होंगे, तो आपके पास 16 पार्टिकल्स हो गए। क्या आप 16 पार्टिकल्स के लिए 16 बार फॉर्मूला लगाओगे? आपके पास इतना टाइम होगा नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने कहा बैक याद कर, मैं आपको याद कराऊंगा, ये मेरा काम है। तो मैं कह रहा हूँ कि विदाउट फॉर्मूला याद करो अकॉर्डिंग टू चार्ज, उससे आपको टाइम बचेगा और जल्दी याद होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बाई चांस कंफ्यूज हो रहे हो, भूल रहे हो, डाउट है, तो फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो अब हम कुछ पार्टिकल्स का, कुछ का मतलब सभी पार्टिकल्स के लिए I और I3 की वैल्यू कैसे लिखेंगे उस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगलेट की, जो पार्टिकल्स सिंगलेट फॉर्म में है, सिंगल है, उनके लिए आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट। फिर हम बात करेंगे डबलेट की, फिर हम बात करेंगे ट्रिपलेट की। तो अगर आपने लिख लिया हो तो आगे चले। भाई अकॉर्डिंग टू चार्ज में, अकॉर्डिंग टू चार्ज को मैं हर बार एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैंने कहा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस वाला हाफ उसे दे दो, दूसरे वाले को बचा हुआ माइनस दे दो। इसी तरह से हम सबके लिए करेंगे। तो मैं ये बात दोबारा बताऊंगा आपको। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं फॉर सिंगलेट। अभी मैं फिर से इस बात को बताऊंगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए भी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगलेट। हमें क्या निकालना है, I and I3।
तो सिंगलेट वाले आपके पास कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? तो उसके लिए सिंगलेट के लिए आपके पास है ईटा नॉट, लैम्डा नॉट, ओमेगा माइनस। इसमें ईटा प्राइम भी है, उसको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे, जैसे मैंने कहा आपसे कि ईटा प्राइम की रिएक्शन ज्यादा आती नहीं है, अदरवाइज वो भी सिंगलेट है। तो ईटा नॉट और ये ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेंजनेस नंबर कितना है इनका? स्ट्रेंजनेस नंबर इनका है 0, -1 और -3। तो स्ट्रेंजनेस यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो सिंगलेट है, लेकिन अगर कहीं डबलेट ट्रिपलेट होता तो हमने कहा था कि डबलेट ट्रिपलेट में स्ट्रेंजनेस नंबर शुड बी सेम, तभी वो एक मल्टीप्लेट कहलाएगा। उसके बाद आइसोस्पिन, आई की वैल्यू यहाँ लिखोगे, और थर्ड कंपोनेंट I3 की वैल्यू, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, वो लिखोगे यहाँ। तो इन पार्टिकल्स के लिए क्या क्या करेंगे? फॉर सिंगलेट 2i + 1 = 1 फॉर सिंगलेट, तो इनके लिए i की वैल्यू आ गई 0। थर्ड कंपोनेंट क्या हो गया? -i to +i, क्या आएगा? 0 अल्टीमेटली। और अगर आप जेलमैन फॉर्मूला से भी करोगे तो भी I3 की वैल्यू 0 आनी है इनके लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सिंगलेट के लिए। कैलकुलेट, हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यू कैन कैलकुलेट I3 बाई जेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, अब हमें करना है डबलेट, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें करना है डबलेट। डबलेट के लिए 2i + 1 = 2 विच इंप्लाइज i = 1/2। तो डबलेट के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि आपके पास 2 चार्ज स्टेट्स हैं। अब आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है डबलेट की, वो लिखनी है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले एक तो है आपके पास, देखो मैं यहाँ पे के मैसोंस की बात करूँ, K+, K-, K0, K0 बार, इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है? +1, -1, +1, -1। इनका मास ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। बैरियो नंबर इनका 0 होता है क्योंकि बैरियो है नहीं। तो अब ये चारों क्वार्टेट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इन चारों की स्ट्रेंजनेस सेम नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रेंजनेस सेम होनी जरूरी है किसी मल्टीप्लेट के लिए। तो इन दोनों की स्ट्रेंजनेस सेम है, 1 है, और इनकी है -1। इसलिए K+ और K0 डबलेट बनाएंगे। K+ एंड K0 विल बी डबलेट एंड K- K0 बार विल बी डबलेट, ठीक है। तो अल्टीमेटली कौन कौन से डबलेट्स हो गए? तो एक तो हो गया आपके पास K+ K0, एक हो गया K- K0 बार, एक हो गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और एक हो गया आपका Chi- Chi0, ठीक है। और साथ में आप कह सकते हो Chi- का बार और Chi0 का बार, क्योंकि इनकी स्ट्रेंजनेस भी सेम होगी। तो अब मैं थोड़ा आपको बता दूं कि यहाँ पे डबलेट तो ये सब हो गए, ये डबलेट हो गए पॉसिबल, ठीक है। अब इनकी स्ट्रेंजनेस की बात करें, हम स्ट्रेंजनेस की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने कहा कि सेम डबलेट के लिए स्ट्रेंजनेस सेम होनी चाहिए। तो हमने कहा स्ट्रेंजनेस S, यहाँ पे हमने लिखा आइसोस्पिन I। तो अब यहाँ पे देखो इन मल्टीप्लेट्स के लिए आपकी स्ट्रेंजनेस सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इनकी है +1 दोनों की, K- K0 बार की है -1, ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनकी है -2 दोनों की, और इनकी है इसके एंटी पार्टिकल +2। तो ये सब डबलेट बनाते हैं। अब आइसोस्पिन सबकी सेम होगी, हमने कहा पार्टिकल एंटी पार्टिकल के ऊपर हम निकाल चुके हैं, सबकी +½ +½ +½ +½ ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट की। थर्ड कंपोनेंट I3 क्या होगा? -I to +I। और आप चाहो तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन एंटी प्रोटॉन भी लिख सकते हो, तो उनका थर्ड कंपोनेंट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो उसको लेट से मैं सबसे बाद में लिख रहा हूँ, एंटी न्यूट्रॉन एंटी प्रोटॉन, उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हो क्योंकि वो भी डबलेट बनाएंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंजनेस 0 है, ठीक है। लेकिन थर्ड कंपोनेंट अपोजिट हो जाएगा क्योंकि हमने पार्टिकल एंटी पार्टिकल में देखा था, थर्ड कंपोनेंट विल बी अपोजिट इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन बट सेम मैग्नीट्यूड। लेकिन थर्ड I जो इनका भी आपका सेम होगा, +½ तो I आपका +½ हो गया। अब मैं आप बात कर रहे हैं थर्ड कंपोनेंट। तो थर्ड कंपोनेंट क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू चार्ज। अब मैं इसको याद कराऊंगा, जेलमैन फॉर्मूले से तो आप निकाल लेना। अब कैसे करना है इसको? तो आपके पास पॉसिबल वैल्यू कौन सी है? -½ और +½ अब देखो ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू चार्ज कैसे करेंगे? तो ये हम करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ज, केवल याद कराने के लिए, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक तो फॉर्मूला है, केवल याद कराने के लिए। तो यहाँ पे देखो K+ K0, K+ K0 में K+ का चार्ज प्लस है, तो प्लस वाले को प्लस दे दो,
तो k प्लस k नॉट में k प्लस वाले का प्लस है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस मल्टीप्लेट में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, तो केवल k प्लस के साथ k नॉट है, तो k प्लस वाले को प्लस दे दिया, तो जो बचा हुआ है k नॉट उसे माइनस दे देंगे, तो ये हो गया इतना। अब आप बात करोगे k माइनस और k नॉट बार की, k माइनस का चार्ज माइनस है, तो पहले माइनस वाले को माइनस दे दो, तो दूसरे वाला जो न्यूट्रल है उसे आप दे दो प्लस। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, उसको प्लस दे दो, तो दूसरा जो बचा हुआ है जो न्यूट्रल है उसको आप दे दो माइनस आठ। उसके बाद काई माइनस काई नॉट, तो माइनस वाले को माइनस दे दो, दूसरे वाले को प्लस दे दो। अब इनके एंटी पार्टिकल की बात करें तो k माइनस का बार, तो इसका चार्ज होगा +1, तो उसको प्लस दे दो और इसको माइनस दे दो। और वैसे भी हमें पता है कि पार्टिकल अगर कोई है तो उसके एंटी पार्टिकल का जो थर्ड कंपोनेंट है वो अपोजिट साइन का होगा। अब एंटी न्यूट्रॉन एंटी प्रोटॉन के लिए हमने वही कहा जिसका चार्ज, तो एंटी प्रोटॉन का चार्ज -1 है, तो उसको माइनस हाफ दे दो, और वैसे भी प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल का थर्ड कंपोनेंट अपोजिट साइन का होगा, और न्यूट्रल वाले को प्लस दे दो। तो अब यहाँ पे ट्रिपलेट बचा, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, तो ट्रिपलेट को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या एक काम करो 1 मिनट में ही कर लें तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट केवल 2 ही है, एक पायोन्स और एक सिग्मा, उससे ये पूरा हो जाएगा। अगर आप अगर चाहो तो हम उसको 1 मिनट में ट्रिपलेट भी कर सकते हैं। तो ये अगर समझ में आ गया और लिख लिया तो एक स्लाइड और आगे बढ़ा देते हैं ट्रिपलेट के लिए, और ट्रिपलेट केवल 2 है, पायोन्स और सिग्मा, ठीक है, तो उसको कर लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, अगर ये लिख लिया हो तो अकॉर्डिंग टू चार्ज समझ में आ गया, चार्ज वाले को चार्ज वाला दे दो, दूसरे वाले को बचा हुआ दे दो। अब हम ट्रिपलेट की बात करते हैं, तो ट्रिपलेट है ये, ट्रिपलेट के लिए 2i + 1 = 3, n की वैल्यू 3 आएगी, 3 चार्ज स्टेट्स, तो i की वैल्यू आ गई 1। थर्ड कंपोनेंट हो गया -1 to +1, यानी कि -1 0 और +1, ये पॉसिबिलिटीज होंगी ट्रिपलेट के लिए। अब पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, एक तो है पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, एक तो है ये ट्रिपलेट। दूसरा ट्रिपलेट है सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, और तीसरा ट्रिपलेट है इनके एंटी पार्टिकल, सिग्मा प्लस का बार, सिग्मा माइनस का बार एंड सिग्मा नॉट का बार। अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेननेस की, तो स्ट्रेननेस s की वैल्यू और आइसोस्पिन i की वैल्यू और थर्ड कंपोनेंट i3 की वैल्यू। तो एक मल्टीप्लेट के लिए स्ट्रेननेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू है 0, यहाँ वैल्यू है -1 -1 -1, यहाँ वैल्यू है +1 +1 +1। अगर बात करें आइसोस्पिन की, तो आइसोस्पिन विल बी सेम फॉर पार्टिकल्स एंड एंटीपार्टिकल्स एंड विल बी सेम फॉर द सेम मल्टीप्लेट, तो यहाँ पे सबकी जाएगी 1 1 1, ये हो गया आपकी आइसोस्पिन। अब बात करें थर्ड कंपोनेंट, तो थर्ड कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू चार्ज, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे आपके पास 3 चार्ज स्टेट है और तीनों का चार्ज डिफरेंट है, तो प्लस वाले को प्लस दे दो, तो पाई प्लस वाले को +1, पाई माइनस वाले को -1 और 0 वाले को न्यूट्रल वाले को 0, सिग्मा प्लस वाले को +1 अकॉर्डिंग टू चार्ज, माइनस वाले को माइनस और तीसरे वाले को 0। अब अगर सिग्मा प्लस के बार की बात करें तो सिग्मा प्लस का बार का मतलब इसका चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव और तीसरे वाले को 0। मैं अभी स्लाइड नंबर 1 दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट भी याद कर लिया है, तो मोर और लेस आपने सभी प्रॉपर्टीज याद कर ली, ठीक है। तो जब अब इसको आप रिवाइज करके आना, क्योंकि कल हमको यानी नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, कल या जब भी है, क्योंकि हो सकता है सैटरडे में क्लास ना हो, तो जब भी अब नेक्स्ट होगी उसमें हमें कंजर्वेशन लॉस और फिर टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखने हैं। तो टाइप ऑफ इंटरेक्शन में हमें इन सब प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी जो हमने आज याद करने की कोशिश करी है, उसको आप रिवाइज करके आना, याद करके आना। जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब की रिएक्शंस करेंगे तो फिर जब बार बार करेंगे तो आपको और याद हो जाएगा। नहीं, ये +1 आएगी, सिग्मा नॉट बार की स्ट्रेननेस भी +1 होगी, तीनों की सेम रहेगी, तभी वो मल्टीप्लेट है, ठीक है। तो अब आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो अनम्यूट करके। हेलो सर, एक एक्सप्लेन कर दीजिए। किसको? क्या सारी स्लाइड शो कर दो एक बार। स्लाइड 1, एक मिनट, सबसे पहले तो यहाँ पे था स्लाइड नंबर 18, एक मिनट मैं बारी बारी आ रहा हूँ। स्लाइड नंबर 18 ये है, 18 ये है, और उसके बाद जहाँ तक 9th अब 9th पे आएंगे और फिर 1 पे आएंगे। 18 तो ये हो गया, उसके बाद 9th, ये है, ठीक है, 9th ये हो गया। उसके बाद है फर्स्ट स्लाइड, यानी कि फर्स्ट स्लाइड ये है। थैंक यू सर। हाँ, देखिए प्रॉब्लम ये होती है, आप लोग आराम से कहते हैं कि सारी स्लाइड शो कर दो, ठीक है। अब उसमें कैसे पॉसिबल है ये बताओ, आपको पर्टिकुलर स्लाइड क्वेश्चन तो पूछो आप। तो जो लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं शुरू की 2-3 दिखा रहा हूँ, 3-4, यानी कि फर्स्ट ये हो गई। उसके बाद सेकंड ये है, जहाँ पे हमने रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल लिखे थे, तो आप इन सबके स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, क्योंकि लिखने का टाइम तो फिलहाल शायद नहीं होगा। तो ये सेकंड हो गई। उसके बाद थर्ड स्लाइड आपकी ये है, जहाँ पे पार्टिकल एंटी पार्टिकल की कुछ और प्रॉपर्टीज है जिनमें रिलेशन है, और ये इसलिए जरूरी है कि जब पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज आप याद कर लोगे एंटी पार्टिकल की अपने आप हो जाएगी।
अगर 1 to 10 स्लाइड तो स्क्रीनशॉट लेना। हाँ अभी मेरी थर्ड हो गई। उसके बाद फोर्थ स्लाइड ये है। फोर्थ में हमने क्लासिफाई किया एलिमेंट्री पार्टिकल्स को इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। ये फोर्थ हो गई। उसके बाद फिफ्थ स्लाइड ये जहाँ पे हमने कहा एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लाइफ टाइम। मुझे यहाँ पे लाइफ टाइम आपको और याद कराना है जो यहाँ पे इस टेबल में रह गया है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। लाइफ टाइम सबकी याद करनी है। लाइफ टाइम, उसके बाद होगी स्पिन। स्पिन में क्लासिफाई जब किया तो उसके बाद हमने ये क्लासिफाई किया स्लाइड नंबर 6 में, जहाँ पे हमने बोसॉन्स और फर्मियोन्स के पार्टिकल्स क्लासिफाई कर दिए। तो उसके बाद जब हमने क्लासिफाई कर दिए तो अब हम प्रॉपर्टीज याद करना चाहेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज टेबल नंबर 7 में, मतलब स्लाइड नंबर 7 में जो टेबल है इसको आप रिवाइज करके आना। यहाँ पे हमने सभी कॉलम्स याद करने की कोशिश करी है एक्सेप्ट लास्ट 2 कॉलम्स। लास्ट 2 कॉलम में आपकी लाइफ टाइम्स याद नहीं कराई अभी, और कुछ इसमें रिएक्शंस है प्रिंसिपल डी के, वो याद नहीं कराए। तो बाकी कॉलम्स शायद हमने यहाँ पे आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट भी हमने कर लिए हैं। अब हमें करना है स्लाइड नंबर नेक्स्ट, ये हो गई। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी उन्हीं कॉलम्स को थोड़ा सा कम करके लिखा है, ये शुरू वाली कॉलम्स याद कराने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे स्पिन है, पैरिटी है, बैरियन नंबर है, लेप्टॉन नंबर है और रेस्ट मासेस है। तो इनको फिर सेपरेट स्लाइड्स में याद कराया था। तो अब नेक्स्ट स्लाइड आपकी है ये, जहाँ पे हमने याद करा यहाँ पे स्पिन। तो ये हो गया स्लाइड नंबर 9 स्पिन। स्पिन के लिए हमने कहा बोसॉन्स की स्पिन इंटीजर होती है, फोटॉन की 1, ग्रेविटॉन की 2, बाकी सभी मेसॉन्स की इंक्लूडिंग देयर एंटी पार्टिकल्स 0। फर्मियंस के लिए हाफ इंटीजर स्पिन होती है, सबकी हाफ एक्सेप्ट ओमेगा माइनस और उसका एंटी पार्टिकल जिसकी होती है 3/2। ये हो गया 9। उसके बाद 10th में हमने लेप्टॉन नंबर याद किए, जहाँ पे हमने कहा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन और मतलब इन तीनों में जो लेप्टॉन्स हैं उनका लेप्टॉन नंबर +1, एंटी लेप्टॉन्स का -1 और जो लेप्टॉन्स नहीं है उनका लेप्टॉन नंबर 0। फिर हमने कहा इन तीनों को सेपरेटली कंजर्व करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले को अलग, म्यूनिक को अलग, टॉनिक को अलग। इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे जब हम कंजर्वेशन लॉस कर लेंगे और फिर हम रिएक्शंस करेंगे। उसके बाद स्लाइड नंबर 11। स्लाइड नंबर 11 में है बैरियन नंबर। बैरियन नंबर्स केवल बैरियन के +1, एंटी बैरियन के -1, बाकी सब पे 0। फिर हमने यहाँ पे कहा कि कोई रिएक्शन है जिसमें मान लो न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है, तो उसमें बैरियन नंबर कैसे कंजर्व करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैरियन होते हैं। तो अगर मास नंबर कंजर्वेशन करना हो और बैरियन नंबर कंजर्वेशन करना हो तो एक ही बात है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बैरियंस। तो मास नंबर कंजर्वेशन इज इक्वल टू बैरियन नंबर कंजर्वेशन एंड चार्ज कंजर्वेशन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन। स्लाइड नंबर 12 में स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहा। स्ट्रेंज पार्टिकल्स में हमने कहा कि के मेसॉन्स और हाइप्रॉन्स स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं। स्ट्रेंज पार्टिकल्स वो होती है जिनका प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग से और जिनका डीके वीक से होता है। ठीक है, तो उनकी रिएक्शंस तो हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हमने प्रॉपर्टीज को याद करने की कोशिश करी। तो K1 के लिए K+ का +1, K- का -1, K0 का +1, K0 बार का -1। सभी हाइप्रॉन्स का नेगेटिव है, जहां पे लैम्डा का -1, तीनों सिग्मा का -1, दोनों पाई का -2 और ओमेगा का -3। इनके एंटी पार्टिकल्स का पॉजिटिव। नंबर 13 है पैरिटी। हमने कहा कि पैरिटी सेम फॉर बोसॉन्स एंड एंटी बोसॉन्स, अपोजिट फॉर फर्मियोन्स एंड एंटी फर्मियोन्स। फिर हमने याद किया और हमने ये भी कह दिया कि पैरिटी इज नॉट फॉर वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, लेप्टॉन्स, एंड आल्सो पैरिटी इज नॉट फॉर ग्रेविटॉन। तो पैरिटी केवल फोटोन की और हेड्रॉन्स के लिए। हेड्रॉन्स का मतलब मेसॉन्स एंड बैरियंस। तो हमने कहा पैरिटी इज ऑड फॉर बोसॉन्स एंड एंटी बोसॉन्स एंड पैरिटी इज इवन फॉर फर्मियोन्स एक्सेप्ट लेप्टॉन्स एंड ऑड फॉर एंटी फर्मियोन्स। नंबर 14 स्लाइड में हमने रेस्ट मासेस को याद करने की कोशिश करी। हमने यहाँ पे कहा कि एग्जैक्ट ना याद करके यहाँ पे अप्रोक्सीमेट से भी काम चल जाएगा। ऐसा क्यों है उसको हम बाद में आएंगे कंजर्वेशन लॉस में। तो टोटल एनर्जी को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे मासेस को याद करने की जरूरत है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रिवाइज करके आना। उसके बाद 15th स्लाइड में फिर से वो जो नेक्स्ट वाले कॉलम्स है उसको हमने दिखाया है। हाइपर चार्ज हो गया, बैरियन नंबर प्लस स्ट्रेनस नंबर। उसके बाद आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट है वो हमने याद कराए हैं और स्ट्रेनस नंबर भी याद किया है। और जो लास्ट वाले 2 कॉलम है वो रह गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने आइसोस्पिन के बारे में लिखा, जहाँ पे हमने कहा कि आइसोस्पिन एक मल्टीप्लेट के लिए होता है और मल्टीप्लेट्स आपके सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, जहाँ पे 2i + 1 = 1 फॉर सिंगलेट, 2 फॉर डबलेट, 3 फॉर ट्रिपलेट। वहां से आप i निकाल सकते हो और थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू होती है -i2 + i। तो और जेलमैन इज फार्मूला स्लाइड नंबर 17 में ये रिलेशन है बिटवीन चार्ज, थर्ड कंपोनेंट, बैरियन नंबर एंड स्ट्रेनस नंबर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो 17। उसके बाद 18th ये है जहाँ पे आपने सिंगलेट के लिए, सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए, और यहाँ पे आप जो है ओमेगा माइनस का बार भी इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ओमेगा माइनस के बार के लिए एस की वैल्यू हो जाएगी +3 और आई और i3 तो सेम रहेंगे सिंगलेट के लिए 0 0। तो ये भी कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। ये है डबलेट। डबलेट के लिए 2i + 1 = 2i = ½ थर्ड कंपोनेंट -½ + ½ अकॉर्डिंग टू चार्ज कर सकते हो। तो ये लास्ट में सब लोग थे, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो उसका। और उसके बाद लास्ट स्लाइड है ट्रिपलेट के लिए ये। ठीक है, तो इन सबको याद करके आना, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आपने सोचा कि बाद में पढ़ लेंगे, तो फिर अगले वाले क्लास में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम जब रिएक्शंस में बार-बार कंजर्वेशन लॉ करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछो। सर डीपीपी का क्वेश्चन पूछना था, डीपीपी 3 का। सर उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब उसमें बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, मेरा एग्जैक्ट आंसर निकल नहीं पा रहा 3-4 क्वेश्चंस में। तो आप बात करना चाह रहे हो असाइनमेंट नंबर कौन सी की? 3 की। 3 की यानी कि अल्फा बीटा गामा डी की। यस सर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया नहीं है शायद। इसकी बात कर रहे हो ना, गिगर्स लॉ की? यस सर, एक तो यही था। एक्चुअली ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ाऊंगा मैं उसमें रेडियो एक्टिविटी।
ओके सर, और एक क्वेश्चन नंबर 4 भी, इसके अंदर मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा था और ऑप्शंस के अंदर वो है नहीं, इसलिए। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यस सर। तो असाइनमेंट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है आपका एटॉमिक मास दे रखे हैं कार्बन और बोरोन के। उसके बाद ये कहा है कि इफ एनर्जी ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल इज 0.5 देन द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो इन बीटा डीके। तो बीटा डीके किससे? बीटा डीके कार्बन से, कार्बन 11 से बोरोन 11, बीटा डीके है। तो इसने बताया नहीं कौन सा बीटा डीके। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर आएगा बीटा प्लस, क्योंकि चार्ज को कंजर्व करना है। तो 5 + 1 होना चाहिए 6, दिस प्लस 1, 5 + 1 शुड बी इक्वल टू 6। तो इसीलिए बीटा प्लस होना चाहिए प्लस न्यूट्रिनो टू कंजर्व इलेक्ट्रॉन। ओके सर, शायद मैं बीटा माइनस से कर रही थी तो इसलिए मेरा सही नहीं आ रहा था आंसर इसका। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर क्यू वैल्यू का क्वेश्चन है तो उसमें अगर रिएक्शन नहीं दे रखी तो रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन अगर आप गलत लिखोगे तो कैसा आएगा? तो यहाँ पे अब सही आ जाएगा। ओके सर, और एक 7 वाले के अंदर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एटॉमिक मास में -2 में आ जाएगा। ओके सर, अब तो हो जाएगा। ये एक 7th वाला बता दो। 7th वाला। तो देखो बैकग्राउंड में जिसकी भी नॉइस है, आप लोग अब तो कम ही बच रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और सब तो जा चुके हैं। तो वो जो भी जहाँ से आ रही है आप उसको थोड़ा बंद कर दो आवाज को, है ना, मतलब म्यूट कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमें बीटा प्लस डीके फिर से है। यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस का मतलब क्या? क्यू वैल्यू, क्योंकि हमने कहा था क्यू इक्वल टू के बीटा मैक्सिमम। तो क्यू वैल्यू आपको दे रखी है 4.3 MeV। अब पूछा क्या है रेडियस ऑफ, तो आपसे रेडियस पूछा है सल्फर 33 का। तो इसको आप कैसे करोगे? तो मैंने कहा था रेडियस को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे जो है आप क्यू वैल्यू लिखो। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है क्लोरीन 3317 S 3316 प्लस बीटा प्लस ये, ठीक है। तो इसमें आप क्यू वैल्यू को लिखो। तो क्यू वैल्यू को लिखोगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। वो हो जाएगा मास ऑफ क्लोरीन माइनस मास ऑफ सल्फर, ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर -2 MeC²। ये एक्चुअली आ गया बीटा प्लस के लिए, ठीक है। तो जब हमने इसमें मास डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया था किसके लिए? मेरा न्यूक्लियाई, यस। तो यहाँ पे मास डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया फॉर मेरा न्यूक्लियाई। यहाँ मेरा न्यूक्लियाई दिख रहा है आपको, क्योंकि ए सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरचेंज है मेरा न्यूक्लियाई। तो इसका फॉर्मूला एटॉमिक मास वाला यहाँ पे लगा लेना। तो उससे क्या आएगा? क्यू की वैल्यू वो आ जाएगी आपकी, मैंने यहाँ पे लिखवाई थी क्यू की वैल्यू, ठीक है। यस सर। तो उसको -1.8 यहाँ पे जाएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू पहली वाली टर्म आएगी आपकी डेल EC के बराबर। और डेल EC की वैल्यू क्या होती है? 3/5, मतलब जो मेरा न्यूक्लियाई में जो डिफरेंस है उसके टर्म्स में ही फॉर्मूला जाएगा, और यहाँ पे डेल EC के टर्म्स में जाएगा। तो इस और डेल EC का फॉर्मूला क्या लिखा था? 3/5 1/4πε0। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे था क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर था यहाँ पे। तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू एक्चुअली ए के बराबर हो जाएगी 33, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन आर को आप R0 के टर्म्स में लिख सकते हो, पर आपको तो आर निकालना है ना, आपको तो यहाँ पे आर निकालना है। तो ये आ जाएगा यहाँ से आर आ जाएगा। ओके सर। क्यू की वैल्यू इधर की है। एक 12th वाले के अंदर भी मेरे डिसइंटीग्रेशन एनर्जी तो निकल रही थी, पर रिकॉइल एनर्जी नहीं निकल पा रही। रिकॉइल में कुछ नहीं, रिकॉइल का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियाई दूसरे वाला है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो इसमें अगर आपके पास x से y बना, अल्फा बना, तो क्यू वैल्यू होती है ky प्लस k अल्फा। तो k अल्फा तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी तो क्यू। यस सर, ये तो निकल गई थी सर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो जो आपका y वाला डॉटर न्यूक्लियाई जो रिकॉइल हुआ है, क्योंकि अगर अल्फा वाला पार्टिकल इधर को जाएगा इसी डायरेक्शन में, तो y वाला सब कुछ जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी रिकॉइल कह रहे हैं, इसी को हम रिकॉइल कह रहे हैं, रिकॉइल एनर्जी। तो सर ये इसी फॉर्मूले से निकली थी ना, E गामा अपॉन mc² वाला जो था, 2mc² E गामा स्क्वायर, या कोई और फॉर्मूला यूज में लेना था इसमें? नहीं, इसमें वो तो गामा डीके में पढ़ाया था। यस सर। गामा डीके में अगर ये हुआ तो जिधर को x गया उससे जिधर को गामा गया उससे अपोजिट x गया, तो ये भी रिकॉइल है। लेकिन ऐसा ही अल्फा में तो कह सकते हैं कि अल्फा में अल्फा जिधर गया उससे अपोजिट y वाला रिकॉइल हो गया। यस सर। तो यहाँ पे आप ky निकालोगे q माइनस k अल्फा से, ठीक है। और q वैल्यू आपने निकाल लिया, और k अल्फा भी जो है k अल्फा दे रखा है शायद, ठीक है। तो ये q आपने निकाल लिया, k अल्फा दे रखा है, तो ये डिफरेंस 0.20 का जाएगा। ओके सर। और एक फर्स्ट वाली डीपीपी के अंदर भी था, वो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मैं निकालती हूँ क्वेश्चन नंबर उसके अंदर। कौन सा सर? वो क्वेश्चन नंबर था, एक मिनट, शायद ये 8th नंबर का क्वेश्चन था। अच्छा, तो 8th नंबर पे तो ये चार्ज डेंसिटी दे रखी है। नहीं, ये डीपीपी फर्स्ट वाला आप न्यूक्लियर मॉडल की बात कर रहे हो या न्यूक्लियर बेसिक प्रॉपर्टीज की? ये न्यूक्लियर मॉडल्स का।
अच्छा न्यूक्लियर मॉडल, तो मेरे ख्याल से न्यूक्लियर मॉडल तो सेकंड होना चाहिए, इन्होंने उसका नंबर भी फर्स्ट लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, तो न्यूक्लियर Yes, मॉडल्स sir. की बात कर रहे हैं। यस सर, इसमें ये वाला है 19 वाला क्वेश्चन है, 8 नहीं 19 वाला है। इसमें मेरी वैल्यू एग्जैक्ट निकल नहीं रही थी, मेरी 25 पॉइंट समथिंग ऐसे निकल रही है, तो और आंसर 24 दे रखा है। अच्छा तो हाँ, तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि न्यूक्लियर मॉडल का असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन Yes, नंबर 19 में आपको ए की वैल्यू दे रखी है 101 और Yes, साथ sir. में एसी की वैल्यू दे रखी है 0.697। ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, मतलब किसी और स्टूडेंट ने पूछा होगा। एसी की वैल्यू इतनी है और आपसे पूछी है, और यहाँ पे साथ में ये भी दे रखी है कि एमएन माइनस एमबी माइनस एमपी की वैल्यू ये है 0.782, और आपसे Yes, sir. पूछा है एसिमेट्रिक की वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो इसमें जो है जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो है उसको लगाने के बाद, एक मिनट, हाँ, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया कि सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले में मास वाला फार्मूला यूज कर लिया, एटॉमिक मास वाला। तो एटॉमिक मास वाला फार्मूला आ गया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस 1/c²। आपने जो आपने याद कर रखा उसको लिख लिया पूरा। यस और सर। हमने मास वाला फार्मूला क्यों लिखा, बाइंडिंग एनर्जी वाला क्यों लिखा, क्योंकि आपको मास वाला रिलेशन दे रखा है, तो हमने मास वाला लिख लिया, बाइंडिंग एनर्जी वाला नहीं लिखा। कर हम बाइंडिंग एनर्जी वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल आइसोबार का स्कोर निकालना है, यानी कि इस एम को फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना है। तो ये हो गया आपका माइनस ए सी जेड स्क्वायर अपॉन ए रेज़ टू पावर 1/3 माइनस एसिमेट्रिक ए माइनस 2z का स्क्वायर अपॉन ए और साथ में पेयरिंग एनर्जी। तो जब हम इससे मोस्ट स्टेबल आइसोबार करेंगे तो इक्वल टू जीरो कर देंगे यहाँ से। इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखाया था सर आपने इसका, वो z इक्वल्स टू a अपॉन 2। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो डायरेक्ट फार्मूला मैंने लिखवाया था वो बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन से आया था, ना कि मास वाले एक्सप्रेशन से। ओके सर। ओके तो उसमें ये मास तो इन्वॉल्व थे नहीं ना, एम एन एम ई और एम पी, तो वो कैसे करेंगे। ओके सर, शायद ये वाली मिस्टेक हुई थी। तो यहाँ से आप जो है निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो ये आएगा एम एच माइनस एम एन, मान लो ये कैपिटल एम एन लिख दो, एम एन, ये हो जाएगा प्लस 1/c², इसका जाएगा 2ac जेड अपॉन ए रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2 एसिमेट्रिक a माइनस 2z और साथ में माइनस 2 ओवर a इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एम एच की जगह एम पी प्लस एम ई लिख लेना, क्योंकि ऊपर आपको एम पी और एम ई के टर्म्स में लिखा हुआ है, ना कि एम एच के टर्म्स में, क्योंकि एम एच है हाइड्रोजन एटम। यस सर। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ए सिमेट्रिक की वैल्यू आएगी a अपॉन 4a माइनस 2z और साथ में यहाँ पे आएगा एम पी प्लस एम ई माइनस एम एन, चाहे इसको स्मॉल एम एन लिखो चाहे कैपिटल एम एन, इंटू c स्क्वायर, और फिर साथ में प्लस 2ac जेड अपॉन ए रेज़ टू पावर 1/3। अब यहाँ पे क्या है कि a की वैल्यू तो दे रखी है ऊपर 101,